वेलकम टू बी कोडिंग। अभिषेक है। आज के इस मॉडर्न टाइम में अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर रखना सबसे टॉप प्रायोरिटी होती है हर डेवलपर की। अब चाहे वो एप्लीकेशन एक वेबसाइट हो, एक एपीआई हो, चाहे एक आईओएस एप्लीकेशन हो या एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो, सिक्योरिटी हमेशा टॉप पे रहनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो सबसे टॉप पे आता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अपने यूज़र को ऑथेंटिकेट करना, उसे ऑथराइज करना और यूज़र के डेटा को सेफली एक जगह पे स्टोर करना। इन चीज़ों में हेल्प करती है हमारी कई सारी तरह की प्रैक्टिसेस, कई सारी तरह की एपीआईज और कई सारी तरह की लाइब्रेरीज। लेकिन आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अपने नोट जेएस के अंदर, अपनी नोट की एप्लीकेशन के अंदर हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं पासपोर्ट का, और उसके साथ हम यूज़ करेंगे गूगल का ओऑथ ऑथेंटिकेशन, जो आज के टाइम में सबसे वन ऑफ द टॉप मोस्ट यूज्ड ऑथेंटिकेशन में आता है। हम जानेंगे पासपोर्ट को इंटीग्रेट करना, उसके साथ ओऑथ ऑथेंटिकेशन को इंटीग्रेट करना, कि गूगल क्लाउड कंसोल के साथ किस तरीके से हम काम कर सकते हैं और किस तरीके से उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। इसमें इस 1 आवर ट्यूटोरियल में मैं आपको हर बेस्ट प्रैक्टिसेस बताऊंगा जो आपको परफॉर्म करनी चाहिए। हम इसमें ईजीएस भी सीखेंगे, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम सर्वर साइड टेम्पलेट में रेंडर कराएंगे, और थोड़ी सी मैं आपको इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग भी सिखाऊंगा। और जो ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के पीछे का पूरा कॉन्सेप्ट है वो इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। विदाउट किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर आपको गूगल ओऑथ को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट करना है, आपको अपनी एप्लीकेशन को सबसे पहले गूगल ओऑथ की सर्विस पे रजिस्टर करवाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी थर्ड पार्टी अगर सर्विस यूज़ करते हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो सिंपल चीज़ है, आपको एक बार अपनी एप्लीकेशन को उस थर्ड पार्टी सर्विस के ऊपर रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे मैं गूगल ओऑथ यूज़ कर रहा हूँ, देन वहाँ से हमें एक क्लाइंट आईडी मिलेगी और एक सीक्रेट आईडी मिलेगी, और जिसकी मदद से हम गूगल ओऑथ को इंटीग्रेट कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन के साथ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने किसी भी ब्राउजर पे आपको लिखना है गूगल क्लाउड कंसोल। आफ्टर दैट जो ये वाली वेबसाइट आएगी गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो अगर आप उस वेबसाइट पे क्लिक करोगे तो आपका ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आपने कभी नहीं बनाया गूगल क्लाउड के ऊपर, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन दिखेगी। तो आपको कहीं से भी ये वाला ऑप्शन ढूंढना है। ये देखो, न्यू प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैंने पहले से प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रखा है, और मैंने एक्चुअली यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट बना रखे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आफ्टर दैट यहाँ पे देख सकते हो आपके पास 10 या 11 प्रोजेक्ट की लिमिट रहती है गूगल क्लाउड कंसोल के अंदर, ठीक है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना एक प्रोजेक्ट को नाम दे देता हूँ। मैं यहाँ पे नाम दूंगा गूगल ओऑथ नोड.js ट्यूटोरियल, और यहाँ लोकेशन पे आपको नो ऑर्गेनाइजेशन रहने देना है, और यहाँ पे हम क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर दैट आप दोबारा अपनी होम स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, जहाँ पे आपने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं वो आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो मैंने ये वाले 3 प्रोजेक्ट बनाए थे। सबसे पहले माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, आफ्टर दैट ओऑथ गूगल ट्यूटोरियल, एंड आफ्टर दैट ये नया प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया ओऑथ नोड.js ट्यूटोरियल। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैं सिलेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ, और एक बार अगर आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है तो उसका यहाँ पे नाम आ जाता है, ये देखो। अब हमें क्या करना है ना, एक क्लाइंट आईडी चाहिए। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने जो गूगल ओऑथ है उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें क्विक एक्सेस के अंदर एक क्रेडेंशियल्स नाम का ऑप्शन मिलता है। तो हम इस वाले पे क्लिक करेंगे। जब एक बार आप क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर दोगे तो आप कुछ ऐसी स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। अब क्रेडेंशियल्स होते क्या है? क्रेडेंशियल्स मतलब एक तरह की एपीआई की, जिसकी मदद से हम अपने गूगल ओऑथ को इंटीग्रेट कर पाएंगे एप्लीकेशन के साथ। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करना है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे एपीआई की, ओऑथ, क्लाइंट आईडी, सर्विस अकाउंट। तो आपको किस पे क्लिक करना है? अभी ओऑथ के साथ काम कर रहे हैं तो हमें ओऑथ क्लाइंट आईडी पे क्लिक करना है। फिर आप अपने इस वाले पेज पे पहुंच जाओगे, ठीक है। तो इस पेज पे क्या करना है, सबसे पहले जो आपका ये एप्लीकेशन टाइप है इस पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हम अभी वेब एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ इस पे, एंड आफ्टर दैट हमें यहाँ पे कुछ नाम देने हैं, ठीक है। हमें मतलब हमें अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है कुछ एप्लीकेशन के बारे में, कि ये एप्लीकेशन का नाम क्या है। ये सिर्फ हमें आइडेंटिफाई करने के लिए होगा। तो मैं इस पे लिख देता हूँ ओऑथ गूगल नोड.js, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। आफ्टर दैट आपको यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे यूआरआई देनी है, मतलब जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट है, ओके।
सो मैं क्या करता हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ सबसे पहले। तो हम फिलहाल के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी भी प्रोजेक्ट को बनाते हैं तो हम उसे टेस्ट कहाँ पे करते हैं, अपने लोकल सर्वर पे। तो यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए जो आपका यूआरएल देना है वो आपका लोकल होस्ट का यूआरएल देना है, ठीक है। तो देखो किस तरीके से देते हैं, HTTP आफ्टर दैट कोलन, फिर डैश डैश, देन लोकल, देन होस्ट, देन कॉलन, देन 3000, ठीक है। तो ये यूआरएल है मेरे, जहां से मैं अपने गूगल ऑथ को कंट्रोल करूंगा, ठीक है। मतलब इस वाले यूआरएल पे, यानी इस वाले डोमेन पे मैं अपना भी जो गूगल ऑथ है उसे इंटीग्रेट करूंगा। बिकॉज अभी मेरे पास कोई डोमेन है नहीं और मैं अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करूंगा अपने लोकल सर्वर पे। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो यहाँ पे सेम यूआरएल डाल सकते हो। आफ्टर दैट ये एक यहाँ पे आता है ऑथराइज रीडायरेक्ट यूआरएल, ठीक है। अब जो रीडायरेक्ट यूआरएल्स होते हैं ना, अगर पहले मैं इसे कट कर देता हूँ, तो रीडायरेक्ट यूआरएल होते हैं कि एक बार अगर जो हमारा यूजर है उसके सामने अगर गूगल की स्क्रीन आ जाती है, गूगल ऑथ की, और गूगल वहां से वो अपना अकाउंट सेलेक्ट कर देता है हमारे एप्लीकेशन पे लॉगिन करने के लिए, तो उसके बाद हमें उसे कौन सा पेज दिखाना है, ठीक है। एक बार अगर गूगल ऑथ यूजर को ऑथेंटिकेट कर देता है तो वो उस यूजर को कहाँ पे लेके जाएगा, तो यहाँ पे हमें कॉल बैक यूआरएल भी बोलते हैं उसे, और रीडायरेक्ट यूआरएल भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कॉल बैक फंक्शन होता है ना, एक चीज परफॉर्म करने के बाद वो फंक्शन कॉल होता है, इसी तरीके से ऑथेंटिकेट होने के बाद क्या करना है या कौन सी यूआरएल पे जाना है वो हम यहाँ पे देते हैं। तो यहाँ पे कुछ मत करना, अभी फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, जो आपका लोकल होस्ट का यूआरएल है उसे पेस्ट कर देना और उसके आगे लिख देना ऑथ, देन गूगल, और उसके बाद कॉल बैक, ठीक है। बस आपको फिलहाल के लिए आपको यहाँ पे इतना ही करना है, ठीक है। तो ये यूआरएल है जहां से हमारी जो मेन यूआरएल, मेन डोमेन है जो, और ये यूआरएल है जहां से जब एक बार यूजर मेरा ऑथेंटिकेट हो जाएगा तो उसे हम कौन सी यूआरएल पे ले जाएंगे। तो जैसे यूजर के सामने स्क्रीन आएगी वो अपना अकाउंट सेलेक्ट करेगा, तो उसके बाद वो इस वाले यूआरएल पे चला जाएगा और इस वाले यूआरएल पे हम हैंडल करेंगे कि क्या होगा, ठीक है। तो अभी फिलहाल के लिए बस आप क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देना। क्रिएट पे क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे दो चीजें आएंगी अब, ठीक है, यूर क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट। अब आपको क्या करना है ना, इन दोनों को या तो कॉपी पेस्ट करके कहीं रख लो या फिर यहाँ पे डाउनलोड जेसन कर लो, ठीक है, क्योंकि यही दोनों चीजें जो हमें काम आने वाली है। तो ये दोनों, ये जो चीजें हैं क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट, इन दोनों को यहाँ से कॉपी कर लेना, क्योंकि इसी की मदद से हम गूगल को कॉन्फ़िगर कर पाएंगे अपनी एप्लीकेशन के अंदर। सो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन में, जहाँ पे हम एटलीस्ट अपना कोड लिखना स्टार्ट कर देंगे और वहाँ पे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होगी, जैसे कुछ HTML पेजेस भी होंगे और हम एक API बनाएंगे, एक बैकएंड। अब एक बार अगर आपने अपने प्रोजेक्ट को बना लिया और अपनी क्रेडेंशियल जो आईडी थी कि क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट एक बार ले लिया, उसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा अपने मेन डैशबोर्ड पे आना है गूगल क्लाउड के, अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको जो साइड मेन्यू है इस पर क्लिक करना है। आफ्टर दैट यहाँ पे आप API और सर्विस पे जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ओ ऑथ कंसेंट स्क्रीन, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। अब आप इस स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सो बेसिकली क्या है ना, आपको अपनी एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो आपके साथ जो गूगल ओ ऑथ है वो आपके एप्लीकेशन में इंटीग्रेट नहीं होगा, अगर हो भी जाएगा तो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका यूजर टाइप दिख रहा है, एक तो इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है, तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल पे क्लिक कर दो, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका गूगल फिलहाल के लिए जो आपकी ऐप टेस्ट कर रहे हो वो टेस्टिंग मोड में चली जाती है, तो गूगल को पता चल जाता है कि आपकी एप्लीकेशन अभी टेस्टिंग मोड में है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अब जो ये नेक्स्ट स्क्रीन आती है, यहाँ पे आपको अपनी एप्लीकेशन के बारे में ना थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है। आपकी एप्लीकेशन का नाम क्या है, मैं फिलहाल के लिए इसे ओथ नोट जस्ट रखता हूँ, आप कुछ भी ईमेल दे सकते हो। यहाँ पे आपको अपना सपोर्ट ईमेल देना है, मैं यहाँ पे अपना सपोर्ट ईमेल ये दे रहा हूँ जो मेरा नॉर्मल ईमेल है। आफ्टर डेट अगर आप चाहो तो अपनी एप्लीकेशन का कुछ लोगो दे सकते हो। अब यहाँ पे आपको ना अपनी एप्लीकेशन का होम पेज और पॉलिसी वगैरह का लिंक देना है, ठीक है। अब आपको सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले जो आपका वेबसाइट है, मतलब फिलहाल के लिए तो हम टेस्टिंग मोड में चला रहे हैं क्योंकि हम अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, अभी हमारे पास कोई डोमेन वगैरह नहीं है। सिंपल आप क्या करना है, यहाँ पे जो आपका लोकल होस्ट है उसका यूआरएल डाल देना, जैसे HTTP फिर सेमीकोलन फिर // देन लोकल होस्ट देन सेमीकोलन देन 3000, ठीक है। और इसी को क्या करना, आप यहाँ से कॉपी करके जो ये आपके तीनों के तीनों लिंक्स हैं यहाँ पे इसे प्रोवाइड करा देना। और आफ्टर दैट आप क्या करना, अगर आपके पास कोई ऑथराइज डोमेन है तो उसे भी आप लगा सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए हम टेस्टिंग मोड में चलाएंगे एप्लीकेशन। अब यहाँ पे आपको जो डेवलपर है उसका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है।
तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आती है तो आपका यूज़र किस डेवलपर को कॉन्टैक्ट करेगा, किस ईमेल पे ईमेल कर सकता है। तो बेसिकली यहाँ पे आप कोई भी एक ईमेल डाल दो। यहाँ पे मैं एक अपना ही ईमेल डाल देता हूँ @gmail.com, और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। फिर एक बार अपने आप कंसेंटमेंट स्क्रीन पे अगर सेव कर देते हो, उसके बाद आपके सामने एक ऑप्शन आता है स्कोप्स का। सो बेसिकली स्कोप्स क्या होते हैं, तो देखो जब भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे अपने ईमेल से लॉगिन करेगा तो उस ईमेल से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे यूज़र का नाम चाहिए, यूज़र की लैंग्वेज चाहिए, यूज़र का फर्स्ट नेम चाहिए, यूज़र की लास्ट नेम चाहिए और यूज़र का ईमेल चाहिए। तो वो चीज़ लाने के लिए हमें यहाँ पे कुछ परमिशन देनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ ऐड ऑफ रिमूव स्कोप पे क्लिक करेंगे। आफ्टर डेट हमारे पास यहाँ पे काफ़ी स्कोप आ जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए जो स्टार्टिंग के 2 स्कोप होंगे ना, वहाँ पे आप क्लिक कर देना, जहाँ पे ये प्रोफाइल और ईमेल लिखा रहेगा। तो इससे क्या है, जब भी यूज़र अपने ईमेल से लॉगिन करेगा तो हमारे उसके जो ईमेल की इन्फॉर्मेशन है हमारे पास आ जाएगी। लाइक समथिंग अराउंड सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, हमारे पास यूज़र की कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। हमारे पास सिर्फ जिस यूज़र ने लॉगिन किया उसका ईमेल आएगा और उसकी जो प्रोफाइल फ़ोटो होगी वो आएगी और उसका नेम आएगा। सिंपली 2 स्कोप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपली अपडेट पे क्लिक कर देना, एंड आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हो, जस्ट यहाँ से सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब एक बार आपने स्कोप्स को भी सिलेक्ट कर दिया, अब आपके सामने ऑप्शन आएगा टेस्ट यूजर्स का। टेस्ट यूजर्स वो यूजर्स होते हैं जो बार बार आपकी जो लॉगिन का जो पेज आता है गूगल ऑथ की तरफ से, उस पर बार बार लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो उनके लिए कोई लिमिट नहीं होती। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ऐड यूजर पे क्लिक कर दो और यहाँ पे उस वो ईमेल दे दो जहाँ से आप बार बार लॉगिन कर सकते हो। सो मैं अपना यहाँ पे सिंपल अपना ही ईमेल दे देता हूँ @gmail.com। ईमेल यहाँ पे बिल्कुल सही देना आप अपना, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो आप लॉगिन कर पाओगे, बार बार अपने एप्लीकेशन को टेस्ट कर पाओगे अगर आपके एप्लीकेशन में कोई दिक्कत आती है। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड पे क्लिक कर देता हूँ सिंपली इस ईमेल को। और एक बार अगर आपने अपना ईमेल भी यहाँ पे दे दिया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सीधा सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। और सेव और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे एक समरी आ जाएगी, ठीक है। हमने अपने यूज़र का टाइप दे दिया, ऐप का नेम दे दिया, उसके बाद अपना सपोर्ट ईमेल दे दिया, हमने लोगो नहीं प्रोवाइड किया, बाकी हमने लिंक्स दे दिए, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया डेवलपर का, हमें स्कोप्स दे दिए, उसके बाद अपने यूज़र भी दे दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, बैक टू डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। और यहाँ पे कभी कभी कुछ एरर आते हैं, बट यहाँ पे दिक्कत की बात नहीं, इसे रीलोड कर लो सिंपली। तो एक बार आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए तो आपके सामने ऐसे स्क्रीन आ जाएगी। तो इसका मतलब अब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो चुकी है और अब हम अपना कोड लिखना। सो फाइनली हम अपनी एप्लीकेशन को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें गूगल ओऑथ को इंटीग्रेट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटा सा सेटअप बनाना है। अब वो किस तरह का सेटअप होगा, अपने VS कोड के अंदर आप कोई भी एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी बना लेना और उस प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर ये 2 फाइलें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी 2 फाइलें आपको कहाँ से मिलेगी, login.egs और dashboard.egs। ये मेरी गिटहब रेपो में है, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। एंड आफ्टर दैट हमारे पास एक फाइल हॉल है जिसका नाम है credential.json, ठीक है। अब ये फाइल हमारे पास कहाँ से आई, जब हमने गूगल क्लाउड कंसोल में अपने एप्लीकेशन को रजिस्टर कराया था, उसके बाद वहाँ से हमें एक क्लाइंट आईडी मिली थी और एक क्लाइंट सीक्रेट मिला था। तो मैंने उसे एज एन जेसन डाउनलोड कर लिया। अब आप इसके अंदर देख सकते हो कि हमारी एप्लीकेशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, कि हमारा रीडायरेक्ट URL कौन सी है, ओरिजिन कौन सा है, और हमारी क्लाइंट आईडी क्या है और क्लाइंट सीक्रेट क्या है, ठीक है। तो इस फाइल को आपको अपने पास रखना है और ये दोनों फाइल है जो login.egs और dashboard.egs, ये भी आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब ये फाइल है क्या, अगर मैं आपको login.egs अगर फाइल खोल के दिखाऊं, सो ये फाइल आप नोटिस करोगे कि एक सिंपल HTML फाइल है जिसके अंदर थोड़ी सी CSS है और एक एंकर टैग है, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ href, ओके। तो आप देख सकते हो सिंपल एक HTML फाइल है जिसके अंदर थोड़ा सा मैंने CSS यूज किया है। सो बेसिकली EGS फाइल जो सिस्टम होता है उसे हम बोलते हैं एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट, ठीक है। तो EGS की फुल फॉर्म होती है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। अब इसका मतलब क्या होता है, जब भी हम सर्वर साइड रेंडरिंग करते हैं, सर्वर साइड रेंडरिंग का मतलब जो हमारे वेब पेजेस हैं उन्हें हम फ्रंट एंड पे ना दिखा के अपनी API से अगर बैक एंड से रेंडर कराते हैं,
तो उसे हम सर्वर साइड रेंडरिंग बोलते हैं। और जब भी हम नोड.जेएस के अंदर ऐसा करते हैं कि अपनी एपीआई से या फिर अपने बैकएंड से या अपने सर्वर से जब हम एक पेज को रेंडर कराते हैं, देन वहाँ पे हमें ईजीएस का टेम्पलेट यूज़ करना होता है। सो इसीलिए यहाँ पे login.egs और dashboard.egs दो तरह की फाइल है। login.egs एक सिंपल सा HTML है, इसके अंदर एक एंकर टैग है, ओके, और एक लॉगिन विद गूगल का स्पैन है और एक इमेज है गूगल बटन की। ये मैं आपको फाइल खोल के दिखाऊंगा कैसे दिखती है, बट सबसे पहले आपको ये फाइल डाउनलोड कर लेनी है। आफ्टर दैट गूगल डैशबोर्ड.egs में यहाँ पे आओगे, ये भी एक सिंपल HTML फाइल है जिसके अंदर थोड़ी सी CSS है। बस यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये वाला सिंटेक्स कुछ नया है, ठीक है। ये सिंटेक्स मैं बताऊंगा, ये EGS का सिंटेक्स है, ये भी मैं बताऊंगा क्या होता है। उससे पहले ये दोनों फाइल हमें चाहिए क्यों, तो देखो हम अपनी गूगल का लॉगिन बना रहे हैं, अब गूगल OAuth को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो उसे इंटीग्रेट करने से पहले हमारे पास एक लॉगिन के लिए बटन होना चाहिए जहाँ पे यूजर क्लिक करके हमारे लॉगिन पेज पे जा सकता है, मींस गूगल के OAuth पेज पे जा सकता है। और वहां से जब वो यूजर हमारा सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएगा या फिर लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद हम उसको dashboard.egs पे ट्रांसफर कर देंगे, ओके, या रीडायरेक्ट कर देंगे। और dashboard.egs के अंदर हमारे पास एक कार्ड है जिसमें हम यूजर की फोटो दिखाएंगे, उसके बाद हम यूजर का नेम दिखाएंगे और यूजर का ईमेल दिखाएंगे, उसी यूजर का दिखाएंगे जिस आईडी से उसने लॉगिन किया है। dashboard.egs जो मेरी वेब पेज है उस पर वही यूजर आ सकता है जिसने लॉगिन किया हो मेरी एप्लीकेशन के अंदर, ओके। सो इसीलिए हमें दो फाइल होना जरूरी है। दो फाइल मेरी गिटहब रिपो पे मिल जाएगी, आपको उसका लिंक दे दूंगा। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमें अपनी जो एपीआई है या फिर अपना जो सर्वर का कोड है उसे लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इस वाले आइकन पे क्लिक करके एक app.js की फाइल बना लेंगे। इस फाइल को आप कोई भी नाम दे दो, app.js, index.js या कोई दूसरा .js, बट फिलहाल के लिए मैं इसे app.js दे रहा हूँ। हम क्या करते हैं, इसे एंटर दबा के इस फाइल को सक्सेसफुली बना लेते हैं। अब हमें क्या करना है ना, कुछ पैकेजेस चाहिए, ठीक है। लेकिन पैकेजेस भी बनाने से पहले मैंने कहा था कि जब भी हम Node.js के एक्सटर्नल पैकेजेस को यूज करना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन के अंदर, तब हमें नोड पैकेज मैनेजर को इनिशियलाइज करना पड़ता है, ठीक है। वो कैसे करता है, आपको अपना टर्मिनल खोलना है, उसके बाद आपको अपने टर्मिनल के अंदर लिखना है npm init एंड -y। सो ये क्या करेगा, जो हमारा नोड पैकेज मैनेजर है उसे इनिशियलाइज कर देगा हमारी एप्लीकेशन के अंदर। तो हम क्या कर पाएंगे, जो नोड के पैकेजेस हैं, नोड के सपोज हम यहाँ पे अभी पासपोर्ट यूज कर रहे हैं तो हमें वो भी एक लाइब्रेरी है, वो भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हम एक्सप्रेस का यूज करेंगे, हमें वो भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये सब एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज है, यानी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है। सो इन्हें अपने प्रोजेक्ट को फोल्डर के अंदर लाने के लिए मुझे सबसे पहले npm init -y लिखना पड़ेगा। -y का मतलब होता है कि आपको पता होगा, अगर आपने मेरा कोर्स देखा Node.js का, अगर मैं सिंपली npm init लिख दूंगा तो ये मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा मेरे एप्लीकेशन के रिलेटेड, कि मेरे एप्लीकेशन का नाम क्या है, उसका ऑथर क्या है, उसके कीवर्ड क्या है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। बट फिलहाल के लिए मैं वो नहीं दे रहा हूँ, तो मैं -y कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन स्किप हो जाएगी। तो मैं सिंपली एंटर क्लिक कर देता हूँ और वेट करते हैं पैकेज.json फाइल के बनने का। तो सक्सेसफुली आप देख सकते हो यहाँ पे पैकेज.json की मेरी फाइल बन चुकी है। मैं क्या करता हूँ, अपने टर्मिनल पे क्लियर कमांड दबा के अपने टर्मिनल को क्लियर कर लेता हूँ ताकि मुझे काम करने में आसानी हो। तो हमारे पास एक पैकेज.json फाइल आ चुकी है। इसको खोल के देखोगे तो सिंपली आपकी एप्लीकेशन की थोड़ी इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो सिंपल इन्फॉर्मेशन है जेसन फॉर्मेट में, कि नेम क्या है, वर्जन कौन सा है, और मेन फाइल होती है आपकी जो मेन फाइल रहती है। मीन्स अगर आपकी जो .js की जो सबसे मेन फाइल है, फिलहाल के लिए यहाँ पे एक ही फाइल है, तो मेरी मेन फाइल तो यही होगी .js की। आफ्टर दैट मैंने कुछ कीवर्ड ऑथर, अभी मैंने फिलहाल कुछ नहीं दिया क्योंकि मैं इसे छोड़ रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, हमको अब कुछ पैकेजेस चाहिए बाहर से, ठीक है। जैसे हमने बताया मैं पासपोर्ट के साथ काम कर रहा हूँ। सो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लिखना है npm देन i यानी इंस्टॉल देन -सेव, और उसके बाद मुझे अपने सारे पैकेजेस का नाम दे देना है। सबसे पहला पैकेज है एक्सप्रेस। आफ्टर दैट जो अगला पैकेज है उसका नाम है एक्सप्रेस सेशन, ठीक है। अब एक्सप्रेस सेशन क्या होता है, ठीक है। एक्सप्रेस सेशन को समझने से पहले हमें सेशन समझना होगा। सपोज अगर कोई भी एक यूजर आपकी एप्लीकेशन के अंदर अगर लॉगिन कर देता है, ठीक है, तो उस यूजर को बार बार जब भी अपना ब्राउजर खोलेगा उसे बार बार आपके एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन ना करना पड़े, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस यूजर का एक सेशन बना देते हैं, ठीक है। ये चीज आपने भी नोटिस करी होगी, अगर आपके फोन में इंस्टाग्राम में या फेसबुक पे अगर एक बार आप किसी एप्लीकेशन में लॉगिन कर लेते हो, या फिर आप दोबारा क्लोज करके जब उस एप्लीकेशन को खोलते हो, तो आपको दोबारा उस एप्लीकेशन में लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती।
वो इसीलिए क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके डिवाइस में या फिर अगर ब्राउज़र में, आप तो आपके ब्राउज़र में एक सेशन को स्टोर कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो सर्वर होता है वो आपको आइडेंटिफाई कर लेता है कि हाँ, कि आप एक ऑथेंटिकेटेड यूज़र हो और बार-बार आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसीलिए यहाँ पे हम एक्सप्रेस सेशन का यूज़ कर रहे हैं। हम एक्सप्रेस के साथ सेशन का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए इसका नाम एक्सप्रेस सेशन है। नॉर्मली आप देखो, सेशन का मतलब यही होता है कि एक बार लॉगिन कर दिया। अब सेशन क्या करता है, एक आईडी बना देता है और उस आईडी को आपके ब्राउज़र पे स्टोर कर देता है, या फिर आप अगर एंड्रॉइड फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ पे स्टोर कर देता है। मतलब अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो मोबाइल फ़ोन की, अभी हम ब्राउज़र पे काम कर रहे हैं तो ब्राउज़र की तरफ से समझते हैं कि ब्राउज़र में क्या करेगा, आपको एक आईडी बना के दे देगा, ठीक है? अब उस आईडी से वो आपको ट्रैक करेगा। ट्रैक करने का मतलब कि आपको लॉग आउट नहीं होने देगा जब तक आप खुद लॉग आउट ना होना चाहो, ठीक है? और आपकी इन्फॉर्मेशन को सेव करता रहेगा, क्योंकि दूसरी बार जब आप अपनी एप्लीकेशन खोलो तो आपको बार-बार लॉगिन ना करना पड़े, बिकॉज़ अगर आप ऐसे यूज़र का फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और वो हमारी एप्लीकेशन छोड़ देगा। तो इसीलिए हम सेशन यूज़ करते हैं। तो 2 पैकेजेस हमारे यहाँ पे हो गए, एक्सप्रेस हो गया, एक्सप्रेस सेशन हो गया। अगला पैकेज जो हमारा है वो है पासपोर्ट, ठीक है? पासपोर्ट पैकेज है जो हमें हेल्प करेगा गूगल के साथ ऑथेंटिकेट करने में, और बहुत ईज़ी बना देता है पासपोर्ट किसी भी ऑथेंटिकेशन को, थर्ड पार्टी ऑथेंटिकेशन को अपने एप्लीकेशन में जोड़ना। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, हमें गूगल के साथ काम करना है। तो पासपोर्ट का एक और पैकेज आता है जिससे हम गूगल ओऑथ के साथ काम कर सकते हैं। तो उसका नाम है पासपोर्ट गूगल, पासपोर्ट देन गूगल देन ओऑथ देन 20, बस, ठीक है? तो इस पैकेज का नाम है पासपोर्ट गूगल ओऑथ 20। ये पैकेज क्या करता है, पासपोर्ट का ही पैकेज है जो इस्तेमाल होता है एक गूगल, मतलब गूगल के ही साथ ही, मेनली गूगल के साथ ही इंटरैक्ट करने के लिए, गूगल के ओऑथ के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, ठीक है? तो ये डेडिकेटेड पैकेज है गूगल ओऑथ का पासपोर्ट के लिए। एंड आफ्टर दैट हम क्या कर सकते हैं, जो अगली चीज़ हमें इंस्टॉल करनी है वो है ईजीएस। ईजीएस मैंने बता दिया क्या होता है, एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। हम अपनी एपीआई से अभी तक डेटा को भेज रहे थे, ठीक है? अगर आपने एपीआई बनाई हो, अगर मेरा कोर्स देखा हो, अभी तक हम डेटा को सेंड कर रहे थे, लेकिन अब हम वेब पेजेस को भी सेंड कर रहे हैं। तो उसके लिए हमें ईजीएस एक पैकेज है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे पैकेज हमें इंस्टॉल करने हैं, जिसका नाम है एक्सप्रेस, देन एक्सप्रेस सेशन, देन पासपोर्ट गूगल ओऑथ 20 एंड देन ईजीएस। ये सारे पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, एंटर दबा देना। ये सारे पैकेज आराम से इंस्टॉल होंगे, तब तक हम थोड़ा वेट करते हैं। ओके, सो देख सकते हो सारे पैकेज आराम से इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है? आपके सामने कुछ ऐसा मैसेज आ जाएगा। अगर कोई एरर आता है तो दोबारा एक बार टाइप करके दोबारा नेम डालना और देखना आपने कहीं गलती करी होगी, तभी आपके पैकेज इंस्टॉल नहीं हुए। पर यहाँ पे मेरे इंस्टॉल हो चुके, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपना क्लियर कमांड दबा के अपने टर्मिनल को क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? और क्लियर करने का मतलब डिलीट नहीं होता, सिर्फ क्लियर होता है कि अपने टर्मिनल को क्लियर कर दिया, ताकि हम उसमें बढ़िया से काम कर पाएँ। आफ्टर मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल को बंद कर देता हूँ और पैकेज डैश log.json फाइल के अगर आप अंदर जाओगे, ये नई फाइल है जो यहाँ पे क्रिएट हुई है जब आपके पैकेज इंस्टॉल हुए थे, और यहाँ पे आप जाना है इसके अंदर, ठीक है? डिपेंडेंसीज के सेक्शन के अंदर जाना, मतलब ये डिपेंडेंसी फील्ड है। इसके अंदर आपने जो जो पैकेज इंस्टॉल किए होंगे वो आ जाते हैं। हमने ईजीएस इंस्टॉल कर लिया, उसका वर्जन ये है। एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया, उसका वर्जन ये है। एक्सप्रेस सेशन इंस्टॉल कर लिया, उसका वर्जन ये है। पासपोर्ट का वर्जन ये है, और पासपोर्ट गूगल ओऑथ 20 का वर्जन ये। ओके, अब नेक्स्ट थिंग आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स आ गए। नोड मॉड्यूल्स तब आते हैं, मॉड्यूल्स का मतलब होता है लाइब्रेरी, ठीक है? इस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। मॉड्यूल्स का मतलब होता है लाइब्रेरी। हमने जो जो लाइब्रेरी इंस्टॉल करी है वो नोड मॉड्यूल के अंदर होगी। अब जब एक बार अगर आप पैकेज आपने इंस्टॉल कर लिए, तो सबसे पहला काम होता है जो हर एप्लीकेशन में होता है, सिंपली उन पैकेज को अपनी एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करना। तो सारे पैकेज को आप लाइन बाय लाइन इंपोर्ट करना स्टार्ट करते हो। सबसे पहला पैकेज है एक्सप्रेस, तो इससे इंपोर्ट करते हैं रिक्वायर देन एक्सप्रेस। अगला पैकेज है गूगल का एक्सप्रेस सेशन, तो उसे भी मैं यहाँ ले आता हूँ। एक्सप्रेस सेशन इज इक्वल टू रिक्वायर एक्सप्रेस सेशन, ठीक है? और ये नेमिंग यहाँ पे ना, मतलब आप ऐसे नेम नहीं दे सकते, ऐसे वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते आप। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ सेशन लिख दो, ठीक है? बिकॉज नोट जिसके अंदर, या बहुत सारी लैंग्वेज है जिनके अंदर जो इस तरह का कन्वर्जन, मतलब इस तरीके का जो साइन होता है, यूं आप इस तरीके से वेरिएबल का नेम दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल से सेशन लिख देता हूँ, मेरे लिए ईजी होगा काम करने के लिए। अगला जो है पासपोर्ट, हमें जो चाहिए, तो मैं कर देता हूँ रिक्वायर देन पासपोर्ट। ओके, पासपोर्ट भी हमें चाहिए। आफ्टर डैट हमने, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमने पासपोर्ट गूगल ओऑथ का जो पैकेज इंस्टॉल किया था ना, हमें वो पूरा पैकेज नहीं चाहिए, उसके अंदर से हमें एक क्लास चाहिए जो है स्ट्रेटेजी। और अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि जब भी हम किसी क्लास के साथ काम करते हैं, सो क्लास का जो पहला लेटर होता है ना, वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं क्लास को इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो उसका पहला लेटर मैं कैपिटल लिखूंगा, और उस क्लास का नाम है गूगल स्ट्रेटेजी, ठीक है?
अब स्ट्रैटेजी का मतलब कंफ्यूज मत होना, स्ट्रैटेजी का मतलब सिंपल होता है कि आपको कॉन्फ़िगर करना है अपनी एप्लीकेशन को गूगल OAuth से। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे रिक्वायर लिखना है और उसके बाद दोबारा लिख दो यहाँ पे पासपोर्ट गूगल OAuth और यहाँ पे डॉट लगा के ना स्ट्रैटेजी नाम की देखो क्लास है इसके अंदर, उसे यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना। आफ्टर दैट नेक्स्ट चीज़ है जो हमें यहाँ पे चाहिए वो है EGS, जो लास्ट पैकेज है हमारा जो हमने इंस्टॉल किया था। अभी एक पैकेज हमें और चाहिए लेकिन उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, वो Node.js के साथ ही आता है। सो हमने EGS भी कर लिया। अब जो हमें नेक्स्ट पैकेज चाहिए लेकिन उसे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, वो अपने Node.js के अंदर ही आता है। उस पैकेज का नाम है पाथ। पाथ क्या होता है, हम जब डिफरेंट तरह के पाथ के साथ काम करते हैं, पाथ होता है ना मतलब जैसे इस फाइल का पाथ कहाँ पे, इस फाइल का पाथ मेरे इस डायरेक्टरी के यहाँ अंदर है। जब हम पाथ के साथ काम करते हैं तो हमें ये वाला मॉड्यूल चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, रिक्वायर और पाथ। ठीक है, बस ये आपका मॉड्यूल आता है पहले से ही, तो आपको इसे बार बार इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, नोड मॉड्यूल के अंदर ही होता है। एक्सप्रेस हमने ले लिया, सेशन हो गया, पासपोर्ट हो गया, उसके बाद गूगल स्ट्रैटेजी हो गई, EGS हो गया और पाथ हो गया। ठीक है, ये सारे पैकेज इंस्टॉल कर लिए और इंपोर्ट भी कर लिए। अब जो सबसे पहली चीज़ रहती है वो है एक्सप्रेस। अगर हमने इंस्टॉल किया तो एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बनाना। एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बनता है कॉन्स्टेंट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस लिखने से। तो इससे क्या हुआ, हमने एक्सप्रेस फंक्शन का यूज करके एक एक्सप्रेस का एप्लीकेशन बना लिया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था अब अपनी API से ना हम लोग ये जो पेजेस हैं dashboard.egis और login.egis, इन पेजों को रेंडर कराएंगे। तो हमें अपनी एप्लीकेशन को बताना पड़ेगा कि हम यहाँ पे EGS के साथ टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किस तरीके से करते हैं, आपको लिखना है app.set व्यू इंजन और उसके बाद आपको लिख लेना है EGS। ठीक है, app.set व्यू इंजन और EGS ये लिखने से क्या होता है कि आपकी जो एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है उसे पता चल जाता है कि ये जो मेरा डेवलपर है ये काम करने वाला है EGS टेम्पलेट के साथ, यानी इन टेम्पलेट के साथ। login.egis और dashboard.egis मैंने बहुत हाई लेवल ओवरव्यू में बता दिया। मतलब हमारी एप्लीकेशन है एक तरीके से, यहाँ पे जो व्यू इंजन है, व्यू इंजन मतलब जब कोई भी पेज रेंडर होता है तो हमने वहाँ पे बता दिया कि हम यहाँ पे EGS का यूज कर रहे हैं इन दोनों फाइलों का। ओके, सो अब नेक्स्ट चीज हम क्या दे सकते हैं ना, हमने यहाँ पे एक सेशन पैकेज जब एक्सप्रेस सेशन का इंपोर्ट करा है। अब सेशन मैंने आपको बता दिया कि सेशन क्या होते हैं, कि जब भी एक यूजर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर, लॉगिन हो जाएगा, तो एक्सप्रेस सेशन क्या करता है, उस यूजर की एक स्पेसिफिक, एक क्या क्या कह सकते हो आप, एक यूनिक आईडी बना देता है। और जो यूनिक आईडी है वो आपके ब्राउजर पे क्या कह सकते हो कि स्टोर हो जाती है। ठीक है, आपकी ब्राउजर की कुकी के अंदर स्टोर हो जाती है और उससे क्या होता है, वो एप्लीकेशन आपको ट्रैक कर सकती है, आपको बार बार लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो किस तरीके से हम सेट करते हैं, देखो आपको यहाँ पे सबसे पहले लिखना है गूगल ऐप.यूज। ठीक है, यानी हम यूज करना हमारे एप्लीकेशन के अंदर क्या, सेशन को। अब इससे हमारी एप्लीकेशन को पता चल जाएगा कि यहाँ पे हम सेशन का भी यूज करने वाले हैं। हमें जो ब्राउजर के अंदर कुकी एज अ कुकी स्टोर करना है, जो हमारा यूजर है उसकी इंफॉर्मेशन को। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये सेशन क्या करता है ना, अपने अंदर कुछ एक ऑब्जेक्ट लेता है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट में हमें क्या ना कुछ ऑप्शंस देने पड़ते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन होता है वो होता है सीक्रेट की। तो आप यहाँ पे लिखना सीक्रेट और यहाँ पे कुछ भी सीक्रेट की दे देना, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ बस, मैं यहाँ पे की लिख रहा हूँ। ओके, सीक्रेट की क्या होता है, देखो अब हमें सीक्रेट की ना बार बार जरूरत नहीं पड़ती, हमें इस सीक्रेट की कोई जरूरत नहीं है। इस सीक्रेट की जरूरत है एक्सप्रेस को, क्योंकि क्या, जब एक्सप्रेस एक यूनिक आईडी बनाता है ना, एक यूनिक आईडी जनरेट करता है आपकी एप्लीकेशन के लिए, जब एक बार यूजर लॉगिन हो जाता है तो उस यूनिक आईडी को जनरेट करने के लिए इसे एक सीक्रेट की चाहिए। ठीक है, ये क्या कर देता है, मतलब एक तरीके से हैश कर देता है उस आईडी को। सो ये की जितनी पावरफुल होगी, मतलब ये की जितनी यूनिक होगी, उतनी यूनिक आपका जो सेशन आईडी है वो बनेगी और उसे मतलब डिकोड करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उस आईडी के अंदर आपकी यूजर की इंफॉर्मेशन रहती है। सो इसीलिए ये कि आप जितनी स्ट्रांग हो उतनी स्ट्रांग दे देना। आगे आपको जो एक ऑप्शन आता है रीसेव का, उसे फॉल्स कर देना। एंड एक ऑप्शन और आता है सेव अनइनिशियलाइज्ड का, इसे आप ट्रू कर देना। ओके, सो ये दो ऑप्शन आप यहाँ पे एक रीसेव पे फॉल्स कर देना और सेव अनइनिशियलाइज पे ट्रू कर देना। ओके, अब आपको क्या करना है ना कि नेक्स्ट ऑप्शन आता है, लेकिन वो ऑप्शन थोड़ा अलग है, वो है कुकी का। पहले आपको लिखना है कुकी, देन आप उसके अंदर आपको लिखना है सिक्योर और उस ऑप्शन के अंदर आपको लिखना है फॉल्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में एक बात यहाँ पे जरूर आई होगी कि मैंने कुकी के अंदर सिक्योर को फॉल्स क्यों किया है, बिकॉज एप्लीकेशन बना रहे हैं तो सिक्योर तो ट्रू में होना चाहिए ना, क्योंकि हम अपनी एप्लीकेशन को सिक्योर करना चाह रहे हैं। बट यहाँ पे फॉल्स क्यों है, अब देखो फॉल्स का यहाँ पे ये है कि हम अपनी एप्लीकेशन को फिलहाल कहाँ पे यूज कर रहे हैं, हम अपनी एप्लीकेशन को फिलहाल अपने लोकल सर्वर पे यूज कर रहे हैं। जो लोकल सर्वर होता है उसका जो कनेक्शन होता है वो HTTP कनेक्शन होता है। ठीक है,
HTTPS और HTTP में इतना ही फ़र्क होता है कि HTTPS बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है, ठीक है? आपने देखा होगा ज़्यादातर वेबसाइट पे आप जाते हो, अगर वहाँ पे HTTPS कनेक्शन नहीं होता तो वो बता देता है कि वेबसाइट इज़ नॉट सिक्योर, ठीक है? तो अभी अब क्या करूँगा ना, अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर दूँगा, तो ये जो मेरी कुकी होगी, जैसे ही मेरा यूज़र लॉगिन करेगा और मेरा जो एक्सप्रेस सेशन है वो एक कुकी को जनरेट करेगा और उसके ब्राउज़र में स्टोर करेगा। लेकिन अगर मैं इसे ट्रू कर देता हूँ तो वो ऐसा नहीं करेगा, बिकॉज़ तब कुकी क्या होगी, सिर्फ़ एक सिक्योर कनेक्शन के ऊपर ट्रैवल करेगी। अगर मैं इसे ट्रू कर दूँ, तो कुकी एक सिक्योर कनेक्शन के ऊपर ट्रैवल करेगी और सिक्योर कनेक्शन होता है हमारा HTTPS। बट अभी HTTPS तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो HTTP यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज़ मेरा लोकल सर्वर उसी के ऊपर चलता है। ओके, सो फिलहाल के लिए मैंने इसे फ्लॉल्स किया है। जैसे ही इस एप्लीकेशन को आप प्रोडक्शन मोड में डाल दो, आप यहाँ पे ट्रू कर देना, तो आपकी जो कुकी होगी वो सिर्फ HTTPS के ऊपर ही ट्रैवल करेगी और इससे आपकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा सिक्योर रहती है। फिलहाल के लिए मेरे पास अभी HTTP के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ। ओके, सो हमने सेशन भी कर लिया। अब हमें क्या करना है, पासपोर्ट को भी इनिशियलाइज करना है। अपनी एप्लीकेशन को हमें बताना पड़ेगा कि हम पासपोर्ट का भी यूज़ कर रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, app.use और उसके अंदर पासपोर्ट लिख के देन डॉट इनिशियलाइज, ठीक है? ये लिख देना आप, इससे क्या होगा, पासपोर्ट इनिशियलाइज हो जाएगा आपकी एप्लीकेशन के अंदर। देन आपको क्या लिखना है, app.use, उसके बाद आपको लिखना है पासपोर्ट और उसके बाद आपको लिखना है डॉट सेशन। अब देखो, इससे क्या होगा ना, आपके पासपोर्ट के अंदर सेशन भी इंपोर्ट, मतलब कह सकते हो सेशन भी इनिशियलाइज हो जाएगा। ओके, तो इससे क्या होगा ना, आपके पासपोर्ट के अंदर सेशन भी हो जाएगा। लेकिन आप एक बात याद रखना है, आप सेशन को यहाँ पे तभी लिखना जब आपने यहाँ पे एक्सप्रेस सेशन के साथ आप काम कर रहे हो। बिना एक्सप्रेस सेशन के यहाँ साथ काम करे आप यहाँ पे पासपोर्ट सेशन नहीं लिख सकते। मैंने पहले सेशन बनाया एप्लीकेशन के अंदर, तब मैंने अपने पासपोर्ट के अंदर सेशन को लगाया है, डॉट सेशन मेथड को यूज़ किया है। तो इससे पासपोर्ट को पता चल जाएगा कि हाँ, यहाँ पे सेशन का भी यूज़ हो रहा है। तो पासपोर्ट क्या करेगा, हेल्प करेगा जो यूज़र की इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको एक सेशन में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे इसको तभी यूज़ कर रहे हो जब आपने एक्सप्रेस सेशन को अपने एप्लीकेशन के अंदर इंपोर्ट करा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें अपनी एप्लीकेशन को अपने गूगल OAuth से कनेक्ट करवाना है। तो वो कैसे करते हैं, देखो, आपको सबसे पहले लिखना है पासपोर्ट डॉट यूज़, इसके अंदर आपको लिखना है न्यू के बाद आपने हमने जो गूगल स्ट्रेटेजी बनाई थी ऊपर वो लिखनी है। एंड आफ्टर दैट ये गूगल स्ट्रेटेजी है, ये अपने अंदर कुछ ऑप्शंस को लेती है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है एक ऑप्शन रहता है और दूसरी चीज़ है एक फंक्शन, ठीक है? सबसे पहले चीज़ रहती है एक ऑप्शन और दूसरी चीज़ रहती है एक फंक्शन। ओके, ठीक है? और ये देखो, ठीक है? अब हमारा जो गूगल है, हमारा जो ये पासपोर्ट है, इसको अपने गूगल से कॉन्फ़िगर कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमने गूगल स्ट्रेटेजी की क्लास ऊपर इंपोर्ट कराई थी यहाँ पे, हम उसे यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि न्यू गूगल स्ट्रेटेजी। आफ्टर दैट ना इसके अंदर दो चीज़ें होती है। सबसे पहला होता है एक ऑप्शंस जो हम जिसे देने वाले हैं और दूसरी चीज़ रहती है एक फंक्शंस, ठीक है? अब आपको क्या करना है ना, इस ऑप्शन के अंदर आपको कुछ चीज़ें देनी स्टार्ट करनी है। सबसे पहले आपकी क्लाइंट ID, देन आफ्टर दैट आती है आपकी क्लाइंट सीक्रेट, क्लाइंट, जस्ट वेट, एक आपकी आई गई, देन आपका आता है इसमें क्लाइंट ओके, एंड इसके बाद आता है क्लाइंट। ओके, अब यहाँ पे देखो, ठीक है? सो फिलहाल के लिए मैंने इसे रैंडमली अभी कुछ भी दे दिया है, ठीक है? अभी मैं इसमें जो हमारी रियल क्लाइंट ID है और जो क्लाइंट सीक्रेट है उसे हम लाएंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पे मैंने अपने जो क्लाइंट ID है वो दे दी है और क्लाइंट सीक्रेट है, अभी मतलब ये दोनों भी फेक वैल्यूज है। अभी इनके, चलो मैं इसको भी क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है? तो अभी हमें क्या करना है, इन दोनों के अंदर वैल्यू डालनी है। फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट चीज़ है उसका नाम है कॉल बैक URL। अब हमें क्या करना है, ओके सॉरी, हमें लिखना है यहाँ पे कॉल बैक URL, ठीक है? ये भी लिख दिया और इसके अंदर हमें क्या है, अपनी URL देनी है। अब मैं चीज़ें समझाता हूँ कि ये तीनों चीज़ें मैंने क्यों लिखी, ये है क्या। अब हम क्या यहाँ पे गूगल ऑथ का यूज़ कर रहे हैं, तो हमने क्या उसके लिए गूगल की स्ट्रेटेजी यूज़ करी है। अब हम क्या करना है, अपने क्रेडेंशियल्स के अंदर जाना है और यहाँ से कुछ चीज़ें कॉपी करनी है। सबसे पहले है क्लाइंट ID, तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से Ctrl+C दबा के कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लाइंट ID को अपना पेस्ट कर देता हूँ। जो नेक्स्ट चीज़ हमें चाहिए वो है क्लाइंट सीक्रेट, ठीक है, ये वाली। तो आप इन्हें सही से कॉपी करना, बिकॉज अगर एक ये कॉपी नहीं होंगे, यहाँ पे मुझे लगता है कुछ चेंजेस करती है। ओके, इसे यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C एंड देन यहाँ पे Ctrl+V। तो जो ये सारी चीज़ें ना, इन्हें आपको थोड़ा ध्यान से पेस्ट करना है,
क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप थोड़ी भी इसमें एक नंबर की भी इधर उधर अगर गड़बड़ी हो जाती है ना, तो आपकी एप्लीकेशन काम नहीं करती और बग ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी। सो अब हम क्या कर सकते हैं, दोबारा अपने credential.json में जाके यहाँ पे आपको ना कॉल बैक यूआरएल दिख रहा होगा, ये देखो रीडायरेक्ट यूआरएल। रीडायरेक्ट और कॉल बैक एक ही चीज़ है। मैं आपको अभी सिंपल सा बताऊंगा कि क्या होता है। जब हम अपनी एप्लीकेशन को टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि कॉल बैक यूआरएल क्या होता है। फिलहाल के लिए इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। अब कॉल बैक यूआरएल क्या होता है, अब सुनो। अगर एक यूज़र हमारी एप्लीकेशन में आता है, उसने लॉगिन बटन पे क्लिक किया, उसके सामने गूगल ऑथ का पेज आया, उसने अपनी एक आईडी से उस पर लॉगिन कर दिया। अगर एक यूज़र लॉगिन कर देता है हमारी एप्लीकेशन में और ऑथेंटिकेट हो जाता है, उसकी आईडी सब सही है, फिर क्या होता है, गूगल को उसे एक दूसरी जगह पे भेजना होता है। अब गूगल को नहीं पता उसे कौन सी जगह पे भेजना है, हमें सामने से उसे यूआरएल देनी होती है कि अगर यूजर ऑथेंटिकेट हो जाता है तो उसको इस वाले यूआरएल पे भेज देना। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस वाले यूआरएल पे राउट हैंडल करना पड़ता है। हमें इस वाले यूआरएल को, जैसे हम एपीआई में राउट हैंडल करते हैं ना, कि अगर यूजर इस वाले राउट पे आएगा तब क्या होगा, तो इसी तरीके से हमें ये राउट हैंडल करना है, ठीक है। अब इस राउट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने यहाँ पे गूगल ऑथ, गूगल कॉल बैक दिया, क्या, क्योंकि मुझे ये ईजी लगता है। बाकी आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। बस आपको इसे हैंडल करना है, और यही कॉल बैक और रीडायरेक्ट यूआरएल होती है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें एक ही चीज़ होती है कि रीडायरेक्ट और कॉल बैक दोनों एक ही चीज़ है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। फिर हमें क्या ना, एक फंक्शन होता है। एक बार अगर गूगल यहाँ पे हमारा जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, तो उसके बाद हमें ना यहाँ पे कुछ चीज़ें मिलती है कॉल बैक फंक्शन में। सबसे पहली चीज़ रहती है एक्सेस टोकन, ठीक है। सबसे पहली चीज़ रहती है एक्सेस टोकन। उसके बाद रहता है हमारे रिफ्रेश टोकन, और उसके बाद रहते हैं हमारी प्रोफाइल, और देन हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन और होता है। अब फिलहाल के लिए ना आपको ये दोनों चीज़ें छोड़ देनी है, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन। जो मेन चीज़ है हमें यहाँ पे वो किसके साथ काम करना है, वो काम करना है प्रोफाइल के साथ। जब यूज़र अपनी जो आईडी, अपनी गूगल आईडी है, उससे एक बार सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है हमारी एप्लीकेशन के अंदर ना, तो पासपोर्ट क्या करता है, हमें वो एक प्रोफाइल रिटर्न करता है। प्रोफाइल क्या होती है, उस प्रोफाइल के अंदर उस यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। अगर मैं यहाँ पे प्रोफाइल लिखूँ और एक बार आप अगर उसमें डॉट डालो ना आगे, आपके पास यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि वो, अगर आपको इन्फॉर्मेशन जेसन में चाहिए, रॉम में चाहिए, आपका डिस्प्ले नेम क्या है, उस यूज़र का ईमेल क्या है, उस यूज़र की गूगल की आईडी क्या है, और उसका ईमेल क्या है, प्रोफाइल क्या है, प्रोवाइडर कौन है, ईमेल कौन है, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है ना, अगर आप चाहो यहाँ से कि अगर एक बार अगर यूज़र ने ऑथेंटिकेट हो गया, तो आप चाहो ना तो यहाँ पे मोंगोस की क्वेरी लगा के उस यूज़र को सेव कर लो अपने डेटाबेस में, अगर आप करना चाहते हो तो। फिलहाल के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना लंबा नहीं जाऊँगा। सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो हमें यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन मिला है, इसे लिख के बस ना ऐसे कर दो, कॉल बैक फंक्शन, उसके बाद अंदर नल लगा दो, और उसके बाद प्रोफाइल लगा दो, प्रोफाइल लिख दो। तो इससे क्या हो जाएगा ना, हमें ये प्रोफाइल इस यूज़र की रिटर्न हो जाएगी हमें, ठीक है। ये प्रोफाइल हमें यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। अब हमें ये सिर्फ रिटर्न नहीं करनी है, हमें क्या करना है, इस प्रोफाइल को, जो हमारा सेशन है, ठीक है, हमारा जो सेशन है, हमारे जो एक्सप्रेस का सेशन है, इस प्रोफाइल को, इस यूज़र की इंफॉर्मेशन को हमारे उस यूज़र के ब्राउज़र में सेव करके रखना है, उसके एक सेशन आईडी बनानी है। वो किस तरीके से करते हैं, अब हमें क्या, जो यूज़र है उसकी प्रोफाइल मिल गई है, लेकिन अब हमें सिर्फ प्रोफाइल नहीं चाहिए, हमें उस प्रोफाइल का डेटा रीड भी करना है, उसे अपने सेशन में भी स्टोर करना है। तो उसके लिए हमें सिर्फ 2 लाइन का कोड और लिखना होता है, ठीक है। वो है पासपोर्ट डॉट सीरियलाइज यूज़र, और ये अपने अंदर का एक फंक्शन लेता है, और इस फंक्शन में आप क्या करना, हमें एक यूज़र मिलता है और एक कॉल बैक मिलता है। तो सिंपली हमें क्या करना है, कॉल बैक लिख के और उसके अंदर नल लिख देना है, एंड आफ्टर दैट यूज़र लिख देना है, ठीक है। और इससे आपको क्या करना है, कॉपी करके यहाँ से दोबारा से यहाँ पे पेस्ट कर दो, और जो ये आपने सीरियलाइज यूज़र लिखा है ना, इसे डी सीरियलाइज कर देना, डी सीरियलाइज। इससे क्या होगा ना, आपका जो यूज़र है वो आपके सेशन में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये जो यूज़र है ना, यहाँ पे मैंने यूज़र लिखा है cb डैन नल डैट यूज़र, तो आपका जो एक्सप्रेस सेशन होगा उसके अंदर ये यूज़र स्टोर हो जाएगा। आप इस यूज़र की इंफॉर्मेशन को एक्सेस भी कर सकते हो, और एक्सप्रेस भी से एक्सेस कर सकता है, तो वो आराम से इस यूज़र से एक सेशन बना लेगा, ओके। लेकिन यहाँ पे यूज़र नहीं लिखना है, यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, बिकॉज आप एज एन ऑब्जेक्ट ही यूज़र को देखोगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे भी लिख देते हैं ऑब्जेक्ट, ओके। अब हमें क्या करना है कि दोनों चीज़ें हो गई है, और यहाँ पे जो हमारा मेन काम था वो खत्म हो चुका है। जो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, बस अब जो कोड लिखने का काम है, एपीआई बनाने का काम है, वो आता है। यहाँ पे जो दूसरी चीज़ हमें लिखनी है वो है, हम ना स्टैटिक फाइल के साथ काम कर रहे हैं। स्टैटिक फाइल क्या होती है,
HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो नहीं। HTML क्या होता है ना, एक स्टैटिक फाइल होती है। स्टैटिक फाइल का मतलब कि वो डायनामिक नहीं होती, एक स्टैटिक फाइल है। जैसे HTML क्या है, एक स्टैटिक फाइल है। अभी हम स्टैटिक फाइल के साथ काम कर रहे हैं, तो मुझे एक्सप्रेस को बताना पड़ता है, अपनी एप्लीकेशन को बताना पड़ता है कि मैं अभी स्टैटिक फाइल के साथ काम करने वाला हूँ। हम कुछ फाइलों को रेंडर कराने वाले हैं, तो हमें उसकी मदद चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा लिख दो ऐप डॉट यूज, उसके अंदर लिख दो एक्सप्रेस। एक्सप्रेस अपने अंदर एक मेथड देता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक। अब ये हमसे एक पाथ लेता है कि आप कहाँ से अपनी जो वो फाइल है उन्हें रेंडर कराना चाहते हो। तो मैं कहता हूँ सिंपल एक्सप्रेस डॉट स्टैटिक देन हम यहाँ पे जो हमने पाथ का जो मॉड्यूल लिया था उसे इंपोर्ट कराया था वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे ज्वाइन, और इसके अंदर हम लिखेंगे -dir नेम, और उसके बाद पब्लिक। ठीक है, अब ये जिन लोगों को नहीं समझ में आया मैं उन्हें बता देता हूँ ये है क्या चीज़। ऐप डॉट यूज यानी यूज करना है एक्सप्रेस के अंदर स्टैटिक, जब भी हम स्टैटिक फाइल के साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, स्टैटिक फाइल अगर हम जैसे लॉगिन डॉट ईजीएस स्टैटिक फाइल है, डैशबोर्ड डॉट ईजीएस स्टैटिक फाइल है, तो एक्सप्रेस स्टैटिक उसके अंदर बाद हम लिखते हैं पाथ डॉट ज्वाइन। हम पाथ डॉट ज्वाइन क्या करता है ना, एक पाथ बनाता है। ठीक है, एक स्पेशल पाथ बनाता है। पाथ का मतलब अब यहाँ पे हमने दो चीजें दी, DIR नेम और एक पब्लिक। DIR नेम होता है डायरेक्टरी नेम। ठीक है, डायरेक्टरी नेम होता है मतलब ये जो हमारी डायरेक्टरी ना, अभी फिलहाल के लिए हमारी डायरेक्टरी कौन सी जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये वाली डायरेक्टरी है। ये जो एप्लीकेशन अभी कौन सी डायरेक्टरी में, ये वाली डायरेक्टरी में। सो हम डायरेक्टरी के साथ काम करते हैं, और ये पब्लिक दे देना, पब्लिक का मतलब यही डायरेक्टरी होता है, ये नॉर्मल डायरेक्टरी के साथ जिसके साथ हम काम करने वाले हैं। सो अब क्या करेगा ना, इस एप्लीकेशन को पता चल जाएगा कि ये जो कि यहाँ पे हम किसके साथ वर्क करने वाले हैं, कुछ स्टैटिक फाइल के साथ काम करने वाले हैं। ठीक है, तो और ये पाथ बना देता है। पाथ मतलब देखो, DIR नेम होता है डायरेक्टरी नेम, और पब्लिक मतलब जो ये पूरी डायरेक्टरी है, मतलब इस पूरी डायरेक्टरी के अंदर से मैं कहीं से भी फाइल उठा लूंगा। सो इसीलिए हम ये वाला कोड लिखते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज रहती है ना, अब हम क्या कर सकते हैं, अपनी API को बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, Node.js का मेरा कोर्स देखा हो, मैंने उसमें बताया था किस तरीके से API को बनाते हैं। अगर नहीं देखा तो यार थोड़ी Node.js आपको आनी चाहिए। यहाँ पे बहुत सिंपली मैं ये बना रहा हूँ इसे, तो भी देखना आप। सबसे पहले जो हम एप्लीकेशन में ना अपनी इस ऐप के अंदर एक रिक्वेस्ट हैंडल करेंगे, गेट की रिक्वेस्ट, वो और उसका एंड पॉइंट होगा -login। ठीक है, जब भी कोई भी यूजर मेरे इस वाले राउट पे आएगा, इस वाले एंड पॉइंट पे आएगा /login पे, तब क्या होगा, जैसे आप सबको पता है एक रिक्वेस्ट आती है, एक रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उस रिस्पॉन्स में ना जब भी कोई मेरा यूजर इस वाले राउट पे आएगा, /login पे आएगा, तो मुझे ये login.egs की जो मेरी फाइल है जिसके अंदर मेरा HTML और CSS है, इसे रेंडर करवाना है। ठीक है, इसे यूजर को दिखाना है, मतलब जैसे ही वो मेरे लोकल जो होस्ट है HTTP फिर डॉट फिर सेमीकोलन फिर // लोकल होस्ट फिर सेमीकोलन 3000, और जब भी वो /login पे आएगा तब ये कॉलबैक फंक्शन यूज होगा। और मुझे इस वाली फाइल को अगर दिखाना है मेरे यूजर को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, और उसके अंदर मुझे लिखना है पाथ डॉट ज्वाइन, और उसके अंदर मुझे लिखना है DIR नेम, और उसके बाद मुझे दे देना है इस वाले फाइल का नाम। इस वाले फाइल का नाम ध्यान से देना बिल्कुल, login.ejs। ठीक है, अब इससे क्या होगा, अगर आप सिंपली इस कोड को समझो, जैसे ही गेट की रिक्वेस्ट आएगी मेरे इस वाले पे /login पे, तब ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स हमें कॉल बैक, जैसे एक्सप्रेस साथ हम यूज करते हैं, एक रिक्वेस्ट मिलती है, एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो मुझे रिस्पॉन्स में क्या सेंड करना है, एक फाइल को रेंडर कराना है, वो ये वाली फाइल को। ठीक है, login.ejs को, इसे किस तरीके से हमें रेंडर करवाना है, पाथ डॉट ज्वाइन क्या करता है, एक पाथ बनाता है, DIR नेम यानी डायरेक्टरी नेम, यानी ये वाली डायरेक्टरी, इस डायरेक्टरी के अंदर जो login.egs फाइल है उसे दिखा देना मेरे यूजर को। ओके, उसे दिखा देना मेरे यूजर को। तो इस तरीके से हम काम करते हैं। सो हमने अपना पहला राउट सक्सेसफुली बना लिया। ठीक है, जो पहला राउट है वो क्या है कि लॉगिन पे /login पे जब भी कोई मेरा यूजर आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और इस वाले पे और मतलब उससे एक रिक्वेस्ट मिलेगी, हमें एक रिस्पॉन्स मिलेगा, उस रिस्पॉन्स में मैं इस login.egs फाइल को सेंड कर दूंगा। तो अब क्या करेगा, जैसे ही मेरा यूजर इस वाले राउट पे आएगा तो उसे क्या होगा, जो ये login.egs फाइल है ये दिख जाएगी। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है ना, इस एप्लीकेशन को एक बार ट्राई कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया पड़ जाए यहाँ पे कर क्या रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ app.listen, आफ्टर दैट एक पोर्ट दे देते हैं, और उसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन चलाएंगे, और मैं लिखूंगा console.log सर्वर हैज बीन स्टार्टेड। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, मेरे लोकल होस्ट 3000 पे मेरी एप्लीकेशन को चला देगा। और मैं एक बार इस वाले राउट पे आपको ये पेज दिखाता हूँ, ये पेज दिखता है कैसे। ठीक है, सिंपली मैं अपना टर्मिनल खोलूंगा, टर्मिनल के अंदर मैं डालूंगा node app.js। इससे क्या होगा, मेरी app.js के अंदर जितना भी कोड होगा वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो एंटर दबाते हैं और इस कोड को स्टार्ट करते हैं। तो देखो हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सर्वर हैज बीन स्टार्टेड लिखा हुआ आ गया।
अब हमें क्या करना है, अपना क्रोम ब्राउजर खोलना है। सक्सेसफुली यहाँ पे क्रोम ब्राउजर खोल लिया। अब देखो ना, मैंने क्या बताया था कि जब भी हमने इस एप्लीकेशन को किस पे चलाया, लोकल होस्ट 3000 पे चलाया। लोकल होस्ट 3000 पे इस एप्लीकेशन को चलाने के बाद जब भी कोई मेरा यूजर डैश लॉगिन वाले राउट पे आएगा, तब तक उसको एक लॉगिन की फाइल दिखेगी। अब देखो ये किस तरीके से होता है। सबसे पहले यहाँ पे जाना, लिखना HTTP देन / देन लोकल देन होस्ट देन क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन देन 3000 देन / देन लॉगिन। जब भी कोई मेरा यूजर इस वाले राउट पे आएगा तब क्या होगा, देखो मैं एंटर दबा के दिखाता हूँ आपको क्या होगा। ये मेरा एंटर दबाया, देखो लॉगिन का पेज आ गया ना मेरे सामने। ये कैसे हुआ, क्योंकि जब भी कोई मेरा यूजर इस वाले / लॉगिन वाले राउट पे आएगा तब क्या हो रहा है, मेरे VS कोड क्या कर रहा है, मतलब मेरा कोड क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को ले रहा है, जैसे हमारे पास API में आता है। और रिस्पॉन्स में मैं एक पेज को रेंडर करा रहा हूँ जिसका नाम है login.egs। और login.egs क्या है, एक HTML फाइल है। सो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट अब आपके यहाँ समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ठीक है, और किस तरीके से। अब आपने एक चीज़ यहाँ पे और सीख ली, उसे बोलते हैं हम सर्वर साइड रेंडरिंग। आप अपने सर्वर से, अपने बैकएंड से फाइल को रेंडर करा रहे हो, जो कि एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है। तो इसके बाद आपको सर्वर साइड रेंडरिंग भी समझ में आने लगेगी कि सर्वर साइड रेंडरिंग होती क्या है। और ये सिंपली सर्वर साइड रेंडरिंग ही है, जहाँ पे अपने पेज को, मतलब कह सकते हो मैंने आपको बेसिक बता दिया है, ठीक है। अब एक चीज़ और हो रही है, आप एक सिंपल सी चीज़ नोटिस करना, इस वाले पे तो आ गया यूज़र, और ये लॉगिन जब भी इस बटन पे क्लिक करेगा तब तक उसको OAuth का पेज दिखना चाहिए, होता है ना, जिसमें ID आती है, या आप भाई किस ID से लॉगिन करना चाहते हो इस वाले ऐप में, और वो पेज किस तरीके से दिखाना है वो देखना ध्यान से। आपको क्या करना है, इस login.egs वाली फाइल पे आना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, एक राउट बनाएंगे, क्योंकि जब भी मेरा यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा तो उसको एक राउट पे पहुंचाऊंगा। तो उस राउट का नाम मैं दे देता हूँ auth गूगल, ठीक है। थोड़ा क्लियर नेम दे रहा हूँ, आप कैसा भी यहाँ पे दे सकते हो। मैंने auth/auth/गूगल दिया है कि जब भी मेरा यूजर इस वाले राउट पे आएगा तब उसको उसके सामने वो पेज दिखेगा, होता है ना पेज, इसमें ID आती है यूजर की, अलग अलग गूगल की ID आती है कि कौन सी ID से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करना चाहते हो। सो मैं क्या करता हूँ, इस राउट को ना यहाँ पे सिंपली कॉपी करता हूँ। अब हमें क्या करना है ना, ये राउट को हैंडल करना है, ठीक है। अब ये समझो, इस राउट को हैंडल करना है। सो इस राउट के लिए हम कोड लिखते हैं कि जब भी app.get ये वाला मेरा राउट आएगा, ठीक है, app.get/auth/google ये वाला राउट आएगा, तब मुझे क्या करना है, ठीक है। हम सबसे पहले यहाँ लिखते हैं async, उसके बाद हम लिखते हैं रिक्वेस्ट, या फिर यहाँ पे हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ना लिख के, यहाँ पे हमें देखो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स नहीं चाहिए, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी मेरा यूजर इस वाले बटन पे क्लिक करेगा, इस वाले बटन पे क्लिक करते ही क्या होगा, यहाँ पे देखो वो इस वाले राउट पे पहुंच जाएगा /auth/गूगल। और इस राउट पे पहुंचाने के बाद मुझे यूजर को वो वाली लॉगिन स्क्रीन दिखानी है, जहाँ पे उसके सामने डिफरेंट तरह की ID आती है कि आप कौन सी ID से अपने गूगल अकाउंट में लॉगिन करना चाहते हो, ठीक है, जिसे हम OAuth भी बोलते हैं, अगर आपको पता हो तो। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे डालना है कॉमा, देन पासपोर्ट क्या मिडिल वेयर है, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है passport.authenticate, उसके अंदर हमने क्या लिखना है, गूगल, एंड देन आफ्टर दैट हमने इसी चीज़ के लिए यहाँ पे पासपोर्ट इंस्टॉल किया था। पासपोर्ट क्या मिडिल वेयर है जो हेल्प करता है लॉगिन करने में। मिडिल वेयर होते हैं बीच वाले फंक्शंस, कि मतलब अगर आपने एक स्टार्ट, मैं मिडिल वेयर समझा देता हूँ आपको सबसे पहले क्या होता है, ठीक है। आप समझ लो, आप अपने कॉलेज जाते हो, आप स्कूल से अपने कॉलेज के लिए जब जाते हो, ठीक है, तो वहाँ स्कूल से, या फिर सॉरी अपने घर से जब आप अपने कॉलेज को जाते हो, तो आप देखते हो आप डायरेक्ट अपने कॉलेज, अपने घर से अपने कॉलेज नहीं जाते हो। जब आप जाते हो तो बीच बीच में आपको काफ़ी सारी दुकानें मिलती हैं, और काफ़ी सारे आप बसें चेंज करते हो, या फिर मेट्रो चेंज करते हो, गाड़ी चेंज करते हो, जैसा भी। बस सिंपली आप ये समझ लो, एक डेस्टिनेशन जब दूसरे डेस्टिनेशन में जाते हो तो आप कभी भी डायरेक्ट नहीं जाते, आपको क्या बीच से बहुत सारी चीज़ों से होके गुजरना पड़ता है। सो उसे ही हम मिडल वेयर बोलते हैं, कि रिक्वेस्ट को भेजने से पहले मैं उस रिक्वेस्ट को किस तरीके से मैनिपुलेट कर रहा हूँ, उसे हम बोलते हैं मिडल वेयर। अब इसमें मिडल वेयर का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जब भी मेरा यूजर उस लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेगा, वो इस वाले राउट पे आएगा /auth/गूगल, और इस राउट पे मुझे उसे वो गूगल ऑथ का पेज दिखाना है, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, passport.authenticate, और हमें दे देना है कि हम गूगल से ऑथेंटिकेट करा रहे हैं। एंड आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इस तरीके से एक ऑप्शन देने, ठीक है। और उन ऑप्शन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन होता है स्कोप का, ठीक है, स्कोप ऑप्शन होता है। अब स्कोप क्या होता है, एक एरे होती है, और इस एरे के अंदर हमें देना है कि हमें उस यूजर से क्या क्या चाहिए। मुझे तो भाई उस यूजर से सबसे पहली चीज़ है प्रोफाइल चाहिए, और उसका ईमेल चाहिए मुझे, ठीक है, सॉरी, मुझे उसका प्रोफाइल चाहिए और मुझे उसका ईमेल चाहिए, ओके। और मैं से सेव कर देता हूँ। अब समझना इस चीज़ को ध्यान से, ठीक है।
यहाँ पे यूज़र मैंने मेरे इस वाले बटन पे क्लिक किया, इस वाले बटन पे क्लिक करते ही वो इस वाले राउट पे पहुँच जाएगा। इस वाले राउट पे पहुँचते ही मैं क्या करूँगा, पासपोर्ट डॉट ऑथेंटिकेट फिर गूगल से उसे ऑथेंटिकेट कराऊंगा। उसे मतलब सिंपली वाली स्क्रीन दिख जाएगी जिसमें उसकी आईडी आ जाएगी कि आप कौन सी आईडी से इस एप्लीकेशन के अंदर लॉग इन करना चाहते हो। और स्कोप के अंदर ना क्या होता है ना, मुझे जब वो एक बार लॉग इन कर ले मेरा यूज़र, तो मुझे उससे कुछ इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना कि उसका प्रोफाइल क्या है, उसका ईमेल क्या है, क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन के साथ ही मैं काम करूंगा। सो स्कोप के अंदर आपको वो चीज़ देनी है जो आपको चाहिए। अगर आप सिर्फ प्रोफाइल दोगे तो आपको ईमेल नहीं मिलेगा, आपको उसकी सिर्फ प्रोफाइल पिक मिलेगी, उसका नेम मिलेगा, और मतलब जो छोटी छोटी चीज़ होती है कि उसका मतलब ऐसे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बट इस तरीके की मिल सकती है कि उसकी लैंग्वेज क्या है, मतलब बहुत छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, उसकी गूगल आईडी क्या है वो भी मिल जाती है। बट हमें क्या ना ईमेल भी चाहिए होता है, हो सकता है आप अभी सेव कराना चाहो अपने डेटाबेस में जो भी हो, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ईमेल भी लिख दो, स्कोप में ये भी दे दो। तो इससे क्या होगा, जैसे ही मेरा यूज़र इस वाले बटन पे क्लिक करेगा वो मेरे इस वाले पेज पे पहुंच जाएगा, और इस वाले पेज पे उसके सामने गूगल, एक बार से टेस्ट करके दिखा ही देता हूँ मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, बंद कर लेते हैं अपना सर्वर, टर्मिनल खोल लेता हूँ। ठीक है, अभी हमने सर्वर बंद कर लेते हैं, तो दोबारा सर्वर को चलाते हैं। सर्वर को चलाने के लिए हम लिखेंगे node app.js, दोबारा हमारा सर्वर चलने लगेगा। और सर्वर के चलते आप क्या करना है, इस वाले पेज को ना एक बार रीलोड कर लेना, क्योंकि सर्वर अभी भी रीस्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो मैं से एक बार इसमें होवर करके दिखाता हूँ। देखो, होवर करते ही आप अगर यहाँ पे देखो बॉटम अगर लेफ्ट साइड में देखो, तो यहाँ पे आपको देखो यूआरएल दिख जाएगा, लोकल होस्ट /auth/google। इस पर जैसे ही क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, मेरे सामने OAuth का पेज खुल जाना चाहिए। ठीक है, जैसा मैंने अपने कोड में लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, अब देखना ध्यान से, ये हुआ, थोड़ा वेट करो, रुको, और देखो डन। ये पेज हमने बनाया नहीं है, कौन भेज रहा है, मैं गूगल भेज रहा है। लेकिन अगर मैं अभी यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट करके यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ ना, तब नहीं होगा लॉगिन। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जैसे ही मैं अपनी यहाँ पे आईडी सेलेक्ट करता हूँ मैं लॉगिन तो हो जाऊंगा, लेकिन लॉगिन करने के बाद गूगल मुझे एक कॉल बैक यूआरएल में रिडायरेक्ट कर लेगा जो मैंने उसे दी थी। मैंने उसे कौन सी यूआरएल दी थी, auth/google/callback। तो जैसे ही मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट हो जाऊंगा तो वो मुझे उस वाले यूआरएल पे रिडायरेक्ट कर लेगा। लेकिन उस वाले यूआरएल पे रिडायरेक्ट करते ही अभी तो मैंने उस यूआरएल को हैंडल ही नहीं किया, उस राउट को हैंडल ही नहीं किया। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दोबारा बोलता हूँ। हमने इस बटन पे क्लिक किया, इस वाले पेज पे पहुंच गए, इस वाले पेज पे इस वाली आईडी पे क्लिक करूंगा तो लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ लॉगिन नहीं होगा, बट क्यों लॉगिन नहीं होगा, वाई? क्योंकि मैंने क्या बताया था कि लॉगिन के होते ही, दोबारा यहाँ पे आओ, ऊपर आओ थोड़ा सा, रुको। तो मैंने क्या बताया था, लॉगिन होते ही जैसे ही मेरा यूजर अपनी आईडी सेलेक्ट करी, वो सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन क्या मेरा गूगल क्या करेगा, उसको एक कॉल बैक यूआरएल में भेज देगा। जैसे ही यूजर ऑथेंटिकेट हो जाता है उसको कॉल बैक यूआरएल में भेज देगा। कॉल बैक यूआरएल क्या है, ऑथ, लोकल होस्ट, ऑथ, गूगल और कॉल बैक, ये मेरी फिलहाल के लिए यूआरएल है, और यही मैंने वहां पे दी थी। ठीक है, कि जैसे ऑथेंटिकेट हो जाएगा इस यूआरएल पे भेज देगा। पर एरर मेरा तब आएगा क्योंकि ये वाली यूआरएल इस वाले राउट पर तो अभी मैं कुछ हैंडल ही नहीं कर रहा। ठीक है, इसके लिए तो मैंने कोई कोड लिखा ही नहीं अभी। तो सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी करके, और यहाँ पे आप क्या करना, सिंपली अब हम इस वाले राउट को भी चलो हैंडल करते हैं। ठीक है, तो ये वाला राउट है मेरा app.get, और उसके अंदर मुझे देना है इस वाले राउट को जिसका नाम है /auth/google/callback। अब हमें क्या करना है, जब भी कोई मेरा यूजर इस वाले राउट पे आ जाए, ठीक है, तो उसको एक बार दोबारा ऑथेंटिकेट करना। क्योंकि मैं क्या चाह रहा हूँ कि जब भी मेरा यूजर लॉगिन हो जाए तो उसे मैं ये dashboard.egs वाला पेज दिखाना चाह रहा हूँ। पर ये पेज दिखाने से पहले मुझे एक बार और ऑथेंटिकेट करना है कि वो क्या वो यूजर ऑथेंटिकेटेड है। अगर है तो उसको इस वाले पेज पे भेज देना। ठीक है, जैसे हमने वो पेज रेंटर कराया था उसको इस वाले पेज पे भेज देना। बट अगर ऑथेंटिकेट नहीं है तो तब क्या करना, तुम उसको दोबारा लॉगिन वाले पेज में भेज देना। होता है ना, किसी वेबसाइट पे लॉगिन करने की कोशिश करते हो, अगर लॉगिन नहीं होती तो आपको दोबारा लॉगिन वाले पेज पे भेज देता है, लेकिन लॉगिन हो जाता है तो उससे नेक्स्ट पेज पे भेज देता है। तो मुझे यहाँ पे वही चेक करना है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ पासपोर्ट, दोबारा आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ऑथेंटिकेट, और दोबारा आपको क्या करना है, लिखना है यहाँ पे गूगल। दोबारा फिर आपको क्या करना है, आपको स्कोप नहीं देना, आपको ऑप्शन के अंदर देना है फेलियर रीडायरेक्ट। ठीक है, फेलियर रीडायरेक्ट होता है कि अगर यूजर का लॉगिन फेल हो जाता है तो उसको आप कौन से यूआरएल पे भेजना चाहते हो, कौन से राउट पे भेजना चाहते हो। मैं उसे भेजूंगा लॉगिन पे। ठीक है, /login पे क्या होगा, यूजर अगर लॉगिन नहीं हो पाया तो दोबारा इस वाले पेज पे आएगा, दोबारा उसको लॉगिन करना पड़ेगा बटन पे क्लिक करके। सो इस तरीके से यहाँ काम चल रहा है। सबसे पहले app.get, मेरा यूजर सबसे पहले देखो, अभी ना इसको एक लाइन में समझो, लॉगिन वाले पेज में आया, लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया, इस वाले राउट पे पहुंचा, इस वाले राउट पे आईडी सेलेक्ट करी, आईडी सेलेक्ट करने के बाद ऑथेंटिकेट होने के बाद गूगल उसे इस वाले राउट पे भेजेगा। इस वाले राउट पे मैं दोबारा चेक करूंगा क्या ऑथेंटिकेटेड है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो उसको किस पे भेज दो,
दूसरे वाले पेज पे भेज दो, ठीक है। बट अभी मुझे क्या करना है ना, उसको अगर वो ऑथेंटिकेट हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए मुझे अब यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन बनाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे एक असिंक फंक्शन लिखेंगे हम, असिंक, देन मैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लूंगा। अब देखो ये मिडलवेयर है ना, मैंने मिडलवेयर का जब कौन सा समझाया था आपको, तो यही तो मिडलवेयर है हमारे यहाँ पे। देखो तीन, हम जब सिंपल एपीआई बनाते तो हम क्या करते थे, एक राउट बना लिया और दूसरा हमने सिंपल सा ये वाली चीज़ लिख दी, ठीक है, जो हमें कॉल बैक फंक्शन लिख दिया कि हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिलती है। बट यहाँ पे देखो बीच में एक फंक्शन और आ गया जो है पासपोर्ट का, जो एक बार दूसरी बार ऑथेंटिकेट करेगा क्या वो यूजर ने लॉगिन कर लिया है। अगर हाँ लॉगिन कर लिया है तो वो उसको इस वाले फंक्शन पे भेज देगा। अब इस वाले फंक्शन पे मुझे क्या करना है, इस वाले पेज को दिखाना है। बट मैं यहाँ पे उस पेज को डायरेक्ट ना दिखा के इस पेज के लिए एक अलग से एक राउट बनाऊंगा जैसे मैंने लॉगिन के लिए बनाया था। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट और स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है, स्लैश लिख दिया, फिर क्या लिख दिया, डैशबोर्ड, और इसे सेव कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हो क्या रहा है दोबारा देखो, लाइन में समझना, एक लॉगिन वाले पेज पे गया, क्लिक करा, इस वाले यूआरएल पे पहुंचा, लॉगिन हो गया, फिर गूगल ने उसे इस वाले यूआरएल पे डाला। अब इस वाले यूआरएल पे आने के बाद अगर वो यूजर ऑथेंटिकेट है तो उसको ये वाला फंक्शन चलाना और उसको रीडायरेक्ट कर लेना स्लैश डैशबोर्ड वाले राउट पे, जो राउट अभी हमने नहीं बनाया उसे भी बनाएंगे। लेकिन अगर नहीं है लॉगिन तो उसको किस पे भेजना, वापस से लॉगिन वाले राउट पे। तो लॉगिन वाला राउट ये है, उसको दोबारा ये वाला लॉगिन वाला पेज दिखेगा, तो वो जब तक लॉगिन ना हो वो तब तक मेरे डैशबोर्ड वाले पेज पे नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है। हो सकता है स्टार्टिंग में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, लेकिन एक बार अगर आप समझना स्टार्ट कर दो तो बहुत ईजी हो जाता है डालना, मतलब इसको सीखना। अब हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि हमने इसको देखो, अगर मेरा यूज़र सक्सेसफुल यहाँ से ऑथेंटिकेट है तो उसको मैं किस पर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, रीडायरेक्ट करने का मतलब भेजना, उस पर किसको कहाँ भेज रहा हूँ मैं, उसे उसे भेज रहा हूँ स्लैश डैशबोर्ड पे, जहाँ पे ये वाला पेज रेंडर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने लॉगिन के लिए बनाया था ना एक पेज, वैसे ही हम इसके लिए भी एक मतलब राउट बनाएंगे जो मेरे डैशबोर्ड के पेज को दिखाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐप डॉट गेट स्लैश डैशबोर्ड, ठीक है, डैश फिर बोर्ड, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आ गया, एंड आफ्टर डैट ये एक फंक्शन है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ना यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे यूज़र को इसने पासपोर्ट ने बता दिया कि ऑथेंटिकेट है। सो एक बार दोबारा इसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, लॉगिन वाले पेज पे है मेरे यूज़र, उसको यहाँ से लॉगिन का पेज दिख गया, उसने उस वाले बटन पे क्लिक किया लॉगिन के, वो इस वाले पे पहुंच गया, यहाँ पे उसने अपनी आईडी से ऑथेंटिकेट करा। अब गूगल ने क्या किया, उसको इस वाले यूआरएल पे भेज दिया। अब इस वाले यूआरएल पे आ गया, तो अब क्या यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको पासपोर्ट ने क्या करा, ऑथेंटिकेट करा, ठीक है, उसको गूगल से ऑथेंटिकेट करा। अगर वो फेल हो गया, मतलब अगर उसने लॉगिन नहीं हो पाया सही से या कुछ भी किसी भी तरह की गड़बड़ हुई, तो उसको दोबारा लॉगिन के पेज पे भेज दिया। अगर लॉगिन के पेज पे भेजने के मतलब पहले अगर वो सक्सेसफुली लॉगिन है तो उसको क्या करेगा, रीडायरेक्ट, ये वाला फंक्शन रन होगा और उसको रीडायरेक्ट करेगा स्लैश डैशबोर्ड पे। अब स्लैश डैशबोर्ड वाले उस पे आओ अगर आप राउट पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस वाले राउट से जो ये मेरा डैशबोर्ड डॉट ईजीएस है, इस वाले फाइल को रेंडर कराना है, जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन की फाइल को रेंडर कराया था। बट उससे पहले मैं चेक करूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड। अब देखो क्या होता है ना, जब आप पासपोर्ट यूज कर लेते हो ना अपने एप्लीकेशन के अंदर, सो आपके रिक्वेस्ट के अंदर ना इज ऑथेंटिकेट नाम का एक मेथड आ जाता है, ठीक है। ये मेथड क्या होता है, ये मेथड चेक करता है कि अगर आपने अपने इस एप्लीकेशन में पासपोर्ट लगाया है, अगर यूजर ने लॉगिन कर लिया है, तो ये दोबारा चेक करने के लिए कि यूजर ने सही में लॉगिन है, मतलब जिस कंप्यूटर से रिक्वेस्ट आ रही है, जिस कनेक्शन से रिक्वेस्ट आ रही है, क्या वो रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट है, क्या उस यूजर ने ऑथेंटिकेट कर लिया। अगर कर लिया है कि हाँ ठीक है, तो हम क्या करना चाहेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट रेंडर, दोबारा फिर हम यही चीज करेंगे, पाथ डॉट ज्वाइन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, बार बार हर जगह पे चेक कर रहे हैं कि अगर यूजर ऑथेंटिकेट है, क्योंकि मैं सिर्फ उसी यूजर को अपना पेज दिखाना चाहता हूँ डैशबोर्ड का, ठीक है। अब इसके बाद हमें वो दे देना है कि कौन सी हमारी फाइल है, इस बार तो हमारी अलग फाइल है, डैशबोर्ड डॉट ईजीएस, ठीक है। नाम सही से देना, क्योंकि नाम में अगर गड़बड़ी हुई तो फाइल रेंडर नहीं होती कई बार। अब समझ गए ये चीज़ क्या हुआ, ठीक है। और यहाँ से देखो दोबारा दिखा देता हूँ, लॉगिन पे आया, लॉगिन से लॉगिन किया, इस वाले पेज पे आया, इस वाले पेज पे लॉगिन ने उसे ऑथेंटिकेट किया पासपोर्ट के, उसके बाद गूगल ने उसे इस वाले यूआरएल पे भेज दिया, इस वाले यूआरएल पे हम दोबारा ऑथेंटिकेट करेंगे। अगर यूजर सक्सेसफुली अगर ऑथेंटिकेट है मतलब लॉगिन है, तो उसको क्या करना है, इस वाले यूआरएल पे भेज देना,
इस पे रीडायरेक्ट कर देना उसको स्लैश डैशबोर्ड पे। स्लैश डैशबोर्ड पे आएगा तो स्लैश डैशबोर्ड पे क्या हो रहा है, ये वाला कॉल बैक फंक्शन रन हो रहा है। हम दोबारा चेक कर रहे हैं क्या कि जो यूजर है क्या वो ऑथेंटिकेट है, रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, क्या वो यूजर ऑथेंटिकेट है। ऑथेंटिकेट है तो उसको ये वाला पेज दिखा देना, अगर नहीं ऑथेंटिकेट है तो क्या करना, उसको दोबारा लॉगिन पेज पे भेज देना। मतलब मैं डैशबोर्ड दिखाना ही सिर्फ उस यूजर को चाह रहा हूँ जो ऑथेंटिकेट हो, ठीक है, बाहर का कोई बंदा देख ही नहीं सकता मेरा डैशबोर्ड पेज। ओके, तो दोबारा इसको लॉगिन पे हम भेज देंगे, ठीक है। तो इस चीज को नोट देखो, हम बार बार क्या कर रहे हैं, बस बार बार हर जगह पे चेक कर रहे हैं कि डैशबोर्ड में सिर्फ वही बंदा है जो ऑथेंटिकेट है, जो बंदा ऑथेंटिकेट नहीं है वो नहीं आ सकता डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, डैशबोर्ड हमने अपना डैशबोर्ड को क्या कर दिया, दिखा दिया। लेकिन अब हम क्या चाह रहे हैं ना, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जब हमने पासपोर्ट से यहाँ पे इनिशियलाइज करा था, यहाँ पे देखो यूजर को सीरियलाइज यूजर किया था, तो ये फंक्शन करता क्या है, हमारा जो रिक्वेस्ट है उसके अंदर जो यूजर है ना, उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेता है यूजर की। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा सुनो। यूजर ने अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन किया, अब उस यूजर की जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो मेरे रिक्वेस्ट के अंदर स्टोर हो जाएगी। वो मैं बताता हूँ कैसे। आप बस यहाँ पे क्या लिखो, अब यहाँ पे लिख देना एक कॉमा लगा के, दोबारा एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर लिखना बस यूजर और रिक्वेस्ट डॉट यूजर। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे, अब देखो इस चीज को, पहले इसको सेव करता हूँ मैं। अब ध्यान से थोड़ा समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने इस वाली फाइल को रेंडर करवाया, ठीक है। इस वाली फाइल को रेंडर कराने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं इसके अंदर एक चीज दे रहा हूँ, यहाँ एक ऑप्शन टाइप चीज दे रहा हूँ जिसमें यूजर मेरा रिक्वेस्ट डॉट यूजर है। मैं ऐसे कर क्यों रहा हूँ, देखो पहले तो इतना समझ लो कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर मेरी यूजर की इंफॉर्मेशन है, जिस यूजर ने लॉग इन किया था उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरी रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर। वो क्यों है, क्योंकि मैं सेशन यूज कर रहा हूँ। एक्सप्रेस ने क्या किया, मेरे रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर यूजर की जो सारी इंफॉर्मेशन है जिसने अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन किया उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेरी रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर डाल दी। लेकिन मैं यहाँ पे ये आप नई चीज देख रहे हो कि रेंडर के साथ साथ, तो रेंडर तो ठीक है, रेंडर तो मैंने यहाँ पे भी करवाया था, बट यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट में यूजर और रिक्वेस्ट डॉट यूजर एक और चीज भेज रहा हूँ। अब ये क्यों भेज रहा हूँ, मैंने क्या बताया था, ईजीएस टेम्पलेट होते हैं, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, ये डैशबोर्ड के अंदर जिस भी यूजर ने अपनी जिस भी ईमेल आईडी से लॉगिन करा है, ठीक है, जिस भी यूजर ने अपनी कौन सी भी अगर ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, हम उस यूजर की नेम दिखाना चाहते हैं, उसकी फोटो दिखाना चाहते हैं डैशबोर्ड के अंदर, उसका नेम दिखाना चाहते हैं, उसकी फोटो दिखाना चाहते हैं और उसकी अदर इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं। सो उसके लिए मुझे क्या यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब यूजर की इंफॉर्मेशन के लिए मैंने क्या करा, इसके अंदर जब मैं ऑब्जेक्ट में लिखता हूँ यूजर और रिक्वेस्ट डॉट यूजर, तो जो मेरी ईजीएस टेम्पलेट है उसमें आपने ये चीज देखा है, मैंने आपको बताया था ना ये वाली। तो ये क्या करता है, ठीक है, ये स्पेशल तरह का टेम्पलेट है। इसमें क्या लिखना है आपको, पहले लिखना है आपको लेस देन, उसके बाद ये डिवाइड का साइन इज इक्वल टू और यूजर डॉट फोटोज और उसके बाद एक एरे ये है और ये एरे का जो पहला इंडेक्स है वो मैं चाहिए फिर वैल्यू। तो इससे क्या होता है ना, मैं अपने यूजर को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब आपको शायद से समझ में आ गया होगा इससे क्या होगा, मैं अपने यूजर को यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से जो इस पेज के अंदर यूजर भेजा ना, इसीलिए तो ईजीएस टेम्पलेट को यूज करते हैं। मैंने यहाँ से अपने यूजर को भेजा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, उस यूजर की इंफॉर्मेशन को ना यहाँ पे देख सकता हूँ कि यूजर का मैं डॉट डिस्प्ले नेम देख सकता हूँ, यूजर का ईमेल, और क्योंकि ईमेल एक एरे है तो उस ईमेल का मैं पहला एलिमेंट देख रहा हूँ जो 0 इंडेक्स पे, फिर वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है। और इस तरीके से मैंने यूजर की फोटो, देखो यूजर की मेरे को यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन है इस कार्ड के अंदर। सबसे पहले है यूजर की फोटो, देन यूजर का नेम, देन यूजर का ईमेल, ठीक है। यूजर की फोटो कहाँ से आएगी, जो हमने यहाँ से यूजर डाला था रिक्वेस्ट डॉट यूजर से। रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, ठीक है। सबसे पहले हमने यहाँ से फोटो ले ली, देन उसके बाद हमने उसका डिस्प्ले नेम ले लिया और देन उसके बाद हमने उसका ईमेल ले लिया। सो एक बार मैं इसे ट्रेस करके दिखाता हूँ मैं आपको किस तरीके से काम कर रहा है। सेव कर दो, सर्वर ऑन करो। पहले यहाँ से हम क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं और नोड ऐप डॉट जेएस दोबारा चलाते हैं। देखो दोबारा चलाया, सर्वर स्टार्ट हुआ। अब अपना क्रोम ब्राउजर खोलो वापस से। मैंने आपको बताया था ना कि रिक्वेस्ट डॉट यूजर के अंदर हमारी यूजर की इंफॉर्मेशन होती है। अब वो चीज़ मुझे आपको प्रूफ भी करानी है, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी यहाँ पे मेरे डैशबोर्ड पे यूज़र आएगा और यूज़र अगर ऑथेंटिकेट है तो क्या करना है, एक बार ना यूज़र को मेरे टर्मिनल पे प्रिंट करा दो। मैं लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, ठीक है। अब इसे यहाँ पे मुझे प्रिंट करवाना है, तो सबके क्या करते हैं, दोबारा अपना टर्मिनल खोलते हैं। अभी मैं यहाँ प्रिंट ही करा रहा था बट उसे भी रहने देते हैं अभी फिलहाल के लिए। क्लियर करते हैं टर्मिनल को, लिखता हूँ नोड ऐप डॉट जेएस। इससे क्या होगा, दोबारा मेरी जो एप्लीकेशन है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अब हम अपना क्रोम ब्राउजर खोल के अपनी एप्लीकेशन को एक बार टेस्ट कर सकते हैं। तो दोबारा अपना क्रोम ब्राउजर खोलते हैं, इस वाले पेज पे आके इसको रिलोड करो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे मैं आ गया दोबारा अपने इस एक बार से लॉगिन, मतलब से रिफ्रेश कर देते हैं पेज को। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूंगा,
सो क्या खुल जाना चाहिए अभी यहाँ पे सामने गूगल का। ओके, सो ये डायरेक्ट ही खुल गया बिकॉज शायद से मैंने यहाँ पे लॉगिन कर रखा था ना। एक बार में से रुको, दोबारा ट्राई करते हैं। लॉगिन किया यहाँ से, अगर आप इंस्पेक्ट में जाओगे ना और इंस्पेक्ट में यहाँ एप्लीकेशन पे जाओगे, बिकॉज ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन कर चुका हूँ इसके ऊपर, ठीक है। लेकिन तो भी आप एक चीज़ करना, एप्लीकेशन में जाना और जो ये वाली है ना यहाँ पे देख रहे हो आप, या कुकी के सेक्शन में, रुको मैं ऐसे थोड़ा ऐसे करता हूँ। इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। चलो यहाँ पे कुकी में आना, कुकी में आपने अपनी वेबसाइट पे क्लिक करा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है नहीं connect.sid, ये क्या है ये पता आपको? यही तो है वो एक्सप्रेस की सेशन की। इसी के अंदर तो हमारी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। तभी तो जैसे ही मैंने लॉगिन के बटन पे क्लिक किया, इसने मुझे लॉगिन क्यों नहीं करने दिया वापस से, ठीक है। इसने मुझे लॉगिन क्यों नहीं करने दिया, इसने मुझे डायरेक्ट डैशबोर्ड पे क्यों फेंक दिया? बिकॉज क्योंकि मैंने यहाँ पे जब अभी थोड़ा पॉज लिया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से लॉगिन करके एक बार टेस्ट किया था, ठीक है। अब जब मैंने लॉगिन किया तो उसने क्या करा, ये सेशन आईडी बना दी और इस सेशन आईडी को मेरे ब्राउजर में इंस्टॉल कर दिया। अब मैं चाह के भी अगर चाहूँ तो वापस से लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, ट्राई करता हूँ, इस सेशन की को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। इस सेशन की को मैंने डिलीट कर दिया यहाँ से, और इसे भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से भी कोई की अगर है तो सेशन के स्टोरेज में कोई की है, नहीं है, ठीक है। सो एक बार वापस से ट्राई करते हैं। सो मैं रिफ्रेश मारता हूँ, देखो वापस से लॉगिन पे आ गए। अब हम क्या कर सकते हैं, वापस इसके लॉगिन के बटन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। दोबारा डैशबोर्ड पे आ गया, बिकॉज यार मैं यहाँ से दोबारा एक बार लॉगिन था पहले से, तो क्या कर सकता हूँ मैं, दोबारा अपना सर्वर एक काम करता हूँ, रीस्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे node-app.js, ठीक है। इस पर रन करता हूँ और दोबारा जाता हूँ पेज पे, इसे रीलोड करता हूँ, आफ्टर दैट लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूँ, और मुझे लगता है यार मैंने पहले से इसमें लॉगिन कर दिया था, इसलिए मुझे लॉगिन करने दे रहा है। लेकिन तो भी आपको इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि हम लॉगिन के बटन पे जा रहे हैं, यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे हमारे सामने गूगल का पेज आएगा, उस पर हम अपनी आईडी को सेलेक्ट करेंगे। अपनी आईडी को सेलेक्ट करने के बाद ही ये आपको डैशबोर्ड वाले पेज पे फेंक देगा, देखो ये आपको डैशबोर्ड। और यहाँ पे आप देखो मैंने जिस भी अकाउंट से अपने लॉगिन किया था उसका मेरे सामने उसका नेम आ गया और उसकी हेडिंग आ गई, ठीक है। इमेज किसी कारण से नहीं आ रही, मुझे लगता है कि शायद से गूगल ने बंद कर दिया है, या फिर मेरी आईडी की यूआरएल चेंज हो गई है, जो मेरी पिक्चर की यूआरएल होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले भी ना इस चीज़ को अगर आप छोड़ के सीधा अपने इस पे जाओ, किस पे, यहाँ पे अपने जो हमारा गूगल का ये है टर्मिनल, सॉरी, इस टर्मिनल के अंदर आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि जब भी कोई मेरा यूजर डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश कर रहा है, हम पहले उसे ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, देन हम उससे क्या कर रहे हैं ना, लॉगिन करा रहे हैं, हम उसे अपने कंसोल पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। जैसे लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूजर। सो जैसे ही मैं गया उस पर, देखो है ना मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या क्या है, मेरा क्या है, मेरा नेम, मेरी आईडी कौन सी है, मेरा नेम क्या है, मेरा गिवन नेम क्या, मतलब जिस भी आईडी से मैंने लॉगिन किया उसकी मेरी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई। मेरा फैमिली नेम क्या है, मेरी पिक्चर क्या है, मेरा ईमेल क्या है, क्या मैं वेरीफाइड हूँ, क्या मेरा लोकल क्या है। तो इस तरीके से हमारा जो लोकल मतलब हमारा जो रिक्वेस्ट डॉट यूजर है उसके अंदर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन है। देखो ना, मेरी आईडी आ गई, मेरा डिस्प्ले नेम आ गया, और मेरा यहाँ पे फैमिली नेम आ गया, और गिवन नेम आ गया, मेरा ईमेल आ गया। देख रहे हो आप लोग कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे एक साथ आ गई। यहाँ पे देखो, ये देखो ये पूरा का पूरा मेरे यूज़र का अंदर, मतलब इसमें मेरा रॉ डेटा भी है, मेरा जेसन भी है। मतलब एक तरीके से ये समझ लो कि यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट डॉट यूज़र के अंदर मैं हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, उस रिक्वेस्ट डॉट यूज़र को इस यूज़र के अंदर डाल के और अपने डैशबोर्ड को रेंडर करा रहा हूँ। और डैशबोर्ड में जो ये वाला सिंटेक्स है, इसे ना ईजीएस का सिंटेक्स बोलते हैं, ठीक है। ये सिंटेक्स ईजीएस के अंदर होता है। हमने जब यूज़र को यहाँ पे भेज दिया तो उस यूज़र डॉट फोटोज़ को हम एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उस यूज़र की मैं इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये वाला सिंटेक्स मैंने लिखा, पहले ग्रेटर देन, उसके बाद ये डिवाइड का साइन, देन इज इक्वल टू, देन यूजर डॉट ईमेल्स एक एरे है तो उसका मैंने पहला इंडेक्स और उसकी वैल्यू ले ली। तो क्या हो रहा है कि मैंने जब भी अपने डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लॉगिन करके, ठीक है, मैं डैशबोर्ड पे आ रहा हूँ तो देखो यहाँ पे मेरी पिक्चर भी शो होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। मेरा यहाँ पे नेम भी आ गया, ये देखो अभिषेक, मेरी पिक्चर भी आ गई, मेरा नेम भी आ गया, और उसके बाद मेरा क्या आ गया यहाँ पे, मेरा देखो ईमेल भी आ गया। देख रहे हो ये चीज़, मेरा ईमेल भी आ गया। अब ये चीज़ आई कहाँ से, दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे गए, मैंने यहाँ से अपने रिक्वेस्ट डॉट यूज़र में मेरा यूज़र था, मैंने इस पेज के रेंडर के कराने के साथ ही अपने यूज़र को भेज दिया, ठीक है। अब इसने क्या किया, उस यूज़र से पहले तो मेरी फ़ोटो की वैल्यू ले ली, उसके बाद मेरे यूज़र के जो डिस्प्ले नेम है उसे ले लिया, आफ्टर डेट मुझे यूज़र का ईमेल है उसे ले लिया और उसे यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमने ना एक लॉगआउट का बटन भी है, ठीक है। अब हमें इस लॉगआउट के बटन को भी हैंडल करना है कि जब भी यूज़र इस लॉगआउट के बटन पे क्लिक करेगा तो वो लॉगआउट हो जाना चाहिए, ठीक है।
अब वो लॉगआउट हो जाना चाहिए। तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं ना, एक राउट बनाते हैं कि जैसे ही मेरा यूजर इस वाले बटन पे क्लिक करेगा वो लॉग आउट हो जाएगा। अब वो कैसे करते हैं वो देखो। हमें क्या करना है, अपनी ये डैशबोर्ड डॉट ईजीएस पे जाना है और यहाँ पे जो मेरा बटन है अभी देख रहे हो मैंने पहले से ना इसमें यूआरएल लगा रखी है। इसे आपको हटाओ यहाँ से और इसे लिखो यहाँ पे लॉग आउट। तो अब हमें क्या करना है ना, इस लॉग आउट वाले राउट को हैंडल करना है, क्योंकि इस बटन पे क्लिक करेगा तो मेरा सर्वर उसे कहाँ भेजेगा, रीडायरेक्ट करेगा स्लैश लॉग आउट पे। अब हमें इसे हैंडल करना है, तो इसे यहाँ से कॉपी कर लो ताकि कोई गलती हो ही ना बिल्कुल भी। दोबारा ऐप डॉट जीएस पे जाना, सबसे लास्ट में अब इसे लिख डालो, ठीक है। बस सर्वर के बनाने से पहले हम लिखेंगे ऐप डॉट गेट, उसके बाद अपने राउट को कॉपी पेस्ट कर दो। अब उसके बाद रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मिली हमें दोबारा से, अब इसे हैंडल करना है, ठीक है। अब हमें क्या ना, जैसे आप मैंने क्या बताया था पासपोर्ट के साथ काम करते हो तो कुछ फंक्शन आपको पहले से मिल जाते हैं। रिक्वेस्ट डॉट यूजर तो आपको मिल ही गया, रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेट भी आ गया कि आपको अगर चेक करने की ऑथेंटिकेट है। एक और चीज मिलती है हमें उस मिडल वेयर से, वो होती है रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट। इससे क्या होगा, आपके सेशन वैशन सब क्लियर हो जाएंगे, आप कंप्लीटली लॉग आउट हो जाओगे, ठीक है। ये वाला इससे आपको करना है, देखो ये बेसिकली मैं एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है, एक्सप्रेस सेशन पासपोर्ट के साथ मिलकर लॉग आउट, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ये एक अपने अंदर एक फंक्शन लेता है, फंक्शन दे दो चलो इसे एक। उस फंक्शन के अंदर कोई एरर आ गया तो ये सिंपली एरर हैंडल के लिए कि अगर एरर है तो कंसोल डॉट लॉग एरर को कर देना, एल्स क्या कर देना, ठीक है। एल्स क्या करना, एल्स क्या करना, जो मेरा रिक्वेस्ट डॉट रीडायरेक्ट है, एक्चुअली यहाँ पे लगता है कुछ मैंने मिस्टेक कर दी। ओके तो ये फंक्शन है ना, इसमें एरो फंक्शन क्यों लिख रहा हूँ मैं इसे, ओके। जो मेरा रिक्वेस्ट है उसे रीडायरेक्ट कर देना वापस से, कहाँ पे, स्लैश लॉगिन वाले राउट पे, ठीक है। अब इसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करो। आप अपने फेसबुक में लॉगिन करते हो, आपने फेसबुक चला लिया, फिर आप क्या करते हो, लॉगआउट के बटन पे क्लिक करते हो। लॉगआउट के बटन पे क्लिक करते क्या होता है, आप दोबारा लॉगिन के पेज पे पहुंच जाते हो। तो यही चीज यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट लॉगआउट मुझे फंक्शन मिला है, जब मैंने एक्सप्रेस सेशन पासपोर्ट यूज किया तो रिक्वेस्ट के अंदर मुझे लॉगआउट मिला है। लॉगआउट क्या करेगा, मेरे सेशन को क्लियर कर देगा, मेरे ब्राउजर से जितनी भी अभी तक मैंने ट्रैक में हो रहा था वो सब क्लियर कर देगा, तो मैं कंप्लीटली लॉग आउट हो जाऊंगा। तो लॉग आउट होने के बाद अगर कोई एरर आता है यहाँ पे तो मैं क्या करूंगा, उस एरर को ये कंसोल पे अपने प्रिंट करा दूंगा। बट अगर वो एरर नहीं आता है तो एल्स मैं क्या करूंगा, रीडायरेक्ट कर दूंगा वापस से अपने स्लैश लॉगिन वाले राउट पे, और जैसे ही वो वापस से लॉगिन वाले राउट पे चला जाएगा तो दोबारा उसके सामने लॉगिन का पेज आएगा। तो इसे एक बार ट्राई करते हैं, दोबारा क्या करते हैं, अपना टर्मिनल खोलते हैं, क्लियर करते हैं नोड ऐप डॉट जीएस, दोबारा अपने सर्वर को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सर्वर स्टार्ट हो गया बिल्कुल हो गया। दोबारा जाते हैं, सबसे पहले मैं इसे दोबारा क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, लॉगिन के पेज पे आ गया, यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करा, लॉगिन के बटन पे क्लिक करके मैं पहले से लॉगिन था तो मुझे यहाँ पे डैशबोर्ड वाले पेज पे ले आई है, जहाँ पे मेरी फोटो आ रही है और जहाँ पे मेरा नेम आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, मेरा ईमेल आ रहा है। अब देखो मैं जैसे इस लॉग आउट पे क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे लॉग आउट करेगा, कैन नॉट बी रीच। एक्चुअली देखते हैं क्या प्रॉब्लम आई है, सो ये एरर देखते हैं, ठीक है। ओके ओके ओके, सो देखो एरर क्या है यहाँ पे, देखो एरर ये है कि मैं उसे रिक्वेस्ट डॉट रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट डॉट रीडायरेक्ट कोई चीज नहीं होती, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट पे तो लॉग आउट है, हम रिक्वेस्ट से उसे लॉग आउट मतलब उसके रिक्वेस्ट में जो यूजर है मैं उसे हटाना चाह रहा हूँ, वो लॉग आउट हो गया। लेकिन जब मैं रिस्पॉन्स में क्या, मुझे उसे रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। रीडायरेक्ट करना है तो रिस्पॉन्स के अंदर रीडायरेक्ट का फंक्शन मिलता है, सॉरी यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी। तो हम क्या कर सकते हैं, दोबारा क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, नोड ऐप डॉट जेएस, और इससे क्या होगा, मेरी एप्लीकेशन दोबारा रन होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके दोबारा जाता हूँ एक बार और देखो मैं अपने लॉगिन पे आ गया, यहाँ लॉगिन के बटन पे क्लिक करा, लॉगिन के बटन पे मैं डैशबोर्ड में पहुंच गया, फिर यहाँ पे इसके बाद सो दोबारा देखो मैंने वापस अपने लॉगिन वाले पेज पे पहुंच गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मेरा सही से काम कर रहा है, मैंने लॉगिन वाले बटन पे क्लिक किया, अभी थोड़ा वेट करेगा, ठीक है। अब मैं ओ ऑथ के पेज पे पहुंच जाऊंगा। अब मेरे से ये पूछेगा कि आप कौन से ईमेल से लॉगिन करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना दूसरा कोई ईमेल अब चूज करता हूँ, मैं ये वाला ईमेल चूज कर रहा हूँ, मैंने ये वाला ईमेल अपना चूज किया और जैसे ही ये ईमेल चूज हुआ और मेरे को ऑथेंटिकेट किया, मुझे डैशबोर्ड पे भेज दिया, वहां पे मेरी फोटो आ गई, मेरा जो नेम था वो आ गया और मेरा जो ईमेल था वो आ गया, ठीक है। अब क्या है, तो ठीक है यहाँ पे मैं लॉगिन हो गया, मेरी फोटो आ गई, मेरा नेम आ गया, मेरा ईमेल आ गया। अब देखो लॉग आउट का मेरे को बटन मिलता है, जैसे इस पे लॉगिन किया मैंने और मैं अपने किस पे पहुंच गया, वापस से लॉगिन के पेज पे। यहाँ दोबारा मुझे अब लॉगिन करना है, लॉगिन विद गूगल किया, इस बार कोई दूसरा ईमेल सेलेक्ट करते हैं चलो आपके लिए, ठीक है। इस बार अपना मैंने ये वाला ईमेल सेलेक्ट किया, दूसरा वाला, इस पे क्लिक करा और उसके बाद थोड़ा वेट करते हैं एंड मैं अपने डैशबोर्ड पे पहुंचा।
और मेरे डैशबोर्ड पे इस ईमेल की जो मेरी फोटो थी वो आ गई, इस ईमेल का जो मेरा नाम था वो आ गया, और इस ईमेल जो मेरा ये ईमेल था वो आ गया। दोबारा लॉग आउट करा, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ना ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन वर्क करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या ना लॉग आउट कर दिया। मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी, अगर कोई यूज़र बहुत ही मतलब दिमागदार निकला, उसने सोचा चलो यार मैं लॉगिन ना करके, मेरे को उसका राउट पता है, मैं सीधा डैशबोर्ड पे जाने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा ना, उसको वापस वो फेंक देगा मेरा कोड कहाँ पे, वापस से लॉगिन स्क्रीन पे। देखो डैशबोर्ड पे मैं जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि वहाँ पे मैंने इस ऑथेंटिकेट लगा रखा है। ये मेरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बार बार प्रिंट हो रही है, क्योंकि मैंने इसे कंसोल डॉट करा रहा हूँ। तो मैं इसे क्लियर कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को बार बार यहाँ प्रिंट करा रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ उसे हटा देता हूँ, ठीक है। देखो बस अब ये है हमारा ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन। अब चाहो आप 1 पेज बनाओ, 2 पेज बनाओ, 3 पेज बनाओ, बस ये चेक करते रहना कि रिक्वेस्ट डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, क्या वो ऑथेंटिकेट है यूजर, ठीक है। तो इस एक वीडियो में मैंने सारी चीजें कवर कर दी ना जो आपको ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में चाहिए। पूरा कोड का गिटहब पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है, पूरा गिटहब पे लिंक है। लेकिन ये चीज देख लो एक बार, अगर आप चाहो तो दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। ये देखो ये सारे ऊपर इनिशियलाइजेशन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, ईजीएस पे सेट करा। ईजीएस पे सेट करने के बाद दूसरी चीज क्या होती है कि अच्छा एक चीज और ध्यान में रखना, इन चीजों को ना, ये सब है क्लाइंट आईडी, ये सब इनको ओपन में मत रखना, ठीक है। इन्हें या तो किसी .env फाइल में स्टोर करके रख लेना, ठीक है, या फिर अगर छोटे एप्लीकेशन की तो जरूरत नहीं, लेकिन तो भी है, अगर आपको सिक्योरिटी है ना, अगर सिक्योरिटी रखनी है अपनी एप्लीकेशन में, तो इसे .env की फाइल में रखना। .env की फाइल में इस तरीके से रखा जाता है। एक यहाँ पे .env की फाइल बना लेना, ठीक है। .env की फाइल बनाने के बाद जो ये आपकी आईडी वगैरह है ना, बस अभी दिखा रहा हूँ, एक आईडी से दिखा रहा हूँ, आप बाकी कर लेना। जैसे सीक्रेट की है ना, ये भी ओपन में नहीं होनी चाहिए, तो इसे क्या करना है यहाँ पे ऐसे हटा के, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखना process.env, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, अपनी env फाइल में जाना, अरे एक की बना लेना, मतलब एक की वैल्यू होता है ना जैसे आपका, तो बना लेना। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीक्रेट मेरी की है, और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है ये की, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा process.env डॉट, अगर मैं सीक्रेट लिख देता हूँ, तो इससे क्या होगा, ये जो मेरे यहाँ पे सीक्रेट है ना, ये इस वाले इसको यहाँ से ये वाली की को ले आएगा, ठीक है। मतलब एक तरीके से रेफरेंस दे रहे हैं हम यहाँ पे। सो इस तरीके से स्टोर कर लेना अपनी सारी की को, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो ये होता है ना, यही ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन है। और मैं स्टार्टिंग से एक बार बता देता हूँ हमने क्या किया। सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन करी है, हमने अपनी एप्लीकेशन को बताया हम ईजीएस यूज कर रहे हैं। देन यहाँ पे हमने सेशन बनाया, कुकी को अभी फॉल्स पर रखा क्योंकि हम टेस्ट कर रहे थे। इनिशियलाइज कर दिया, पासपोर्ट को सेशन बना लिया, गूगल को कॉन्फ़िगर किया, अपनी आईडी वगैरह देके जो भी हमारे पास थी। आफ्टर दैट यूजर को लेने के लिए ये दोनों चीजें लिखनी बहुत जरूरी है। गूगल को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करा यूजर को यहाँ पे। उसके बाद एक्सप्रेस को बताया कि हम पब्लिक डायरेक्टरी से लेने वाले, फिर उसके बाद हमने पब्लिक डायरेक्टरी से फाइल लेने वाले हैं। उसके बाद हमने राउट बनाया। सबसे पहला राउट होता है लॉगिन का, जहाँ पे हमने लॉगिन कर रहे हैं। दूसरा राउट होता है किस चीज़ का, डैशबोर्ड का, जहाँ पे उस पर यूज़र कोई भी जाएगा, पहले वो ऑथेंटिकेट चेक करेगा कि यूज़र ऑथेंटिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो उसको लॉगिन वाले पेज पे भेज दो। फिर यहाँ पे हम डैश गूगल से किसको ऑथेंटिकेट कर रहे हैं, उस यूज़र को ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। फिर ऑथेंटिकेट करने के बाद यूज़र को उस पे राउट पे भेज देगा गूगल। वहाँ पे हम दोबारा चेक करेंगे क्या ऑथेंटिकेट है, नहीं है तो उसको दोबारा लॉगिन वाले पेज पे भेज दो, ठीक है। उसके बाद अगर ऑथेंटिकेट हो गया तो उसको डैशबोर्ड वाले पेज पे भेज दो। फिर लॉग आउट में हमने सिंपली रिक्वेस्ट डॉट लॉग आउट से उसे लॉग आउट कर लिया और वापस अपनी एप्लीकेशन का चालू कर दिया, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है, अगर आपको एक बार में नहीं समझ आती तो आपको कोड को एक बार रिवाइज करना है और खुद से इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। एक लाइन बाय लाइन सीरीज में समझोगे तो ये होता है। लॉगिन बटन पे क्लिक किया, गूगल का पेज आया, लॉगिन किया, लॉगिन हो गए, ठीक है। फिर वहां से लॉग आउट किया, वापस से लॉगिन के पेज पे आ गया, हमारे सेशन हो गई, खत्म हो गया। सो इस तरीके से चीज़ काम करती है हमारी। पासपोर्ट इस तरीके से काम करता है, ठीक है। ये बेसिक से वैसे मैंने काफ़ी ऊपर का ही ओवरव्यू दे दिया है, जितना आपको नॉर्मली चाहिए था मैंने उससे काफ़ी ऊपर का भी दे दिया है। बस आपको सिंपली अब कोई भी राउट बना लो यहाँ पे, ठीक है। आप अपना कोई भी राउट बना लो, बस सिंपली चेक करते रहना कि रिक्वेस्ट का ऑथेंटिकेट है, क्या वो यूज़र सही में है, अभी उसने ऑथेंटिकेट हुआ है। तो इस तरीके से सिंपली हम काम करते हैं पासपोर्ट के साथ और अपने गूगल के साथ, गूगल OAuth के साथ, ठीक है। तो थैंक यू वीडियो में बने रहने।